नमस्कार बच्चों, आज हम जो दूसरी यूनिट थी आपकी उसके लास्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो अंतिम टॉपिक है वो कौन सा है? तो चट्टान एवं उनके प्रकार एवं विशेषताएं, यानी चट्टानें कितनी प्रकार की होती है या उनकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए बहुत सी सिंपल सी बातें हैं, एक दूसरे से ये चट्टानें क्या है संबंधित है, यानी कि याद रखना बहुत ही आसान है, बहुत कोई मुश्किल बात नहीं है। किस प्रकार से इससे प्रश्न आने वाले हैं? तो सेल या चट्टानें, सेल या फिर चट्टानें। अब सेल या चट्टानें कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, सॉरी कितने प्रकार की? तीन प्रकार की, सेल या फिर चट्टानें। अब सेल या चट्टानें कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। पहले कौन सी? आग्नेय चट्टान। पहली कौन सी है? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान प्राथमिक चट्टान भी कहलाती है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति क्या होती है? सबसे पहले होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। अब दूसरी चट्टान है वो कौन सी चट्टान कहलाती है? अवसादी चट्टान कहलाती है। और तीसरी कौन सी कहलाती है? तो रूपांतरित चट्टान कहलाती है। सारी चीजें यहीं से याद कर लेंगे, यानी कि चट्टान कैसे बनती है, क्या क्या इनके, यानी कि ये दूसरी कैसे बनी है, तीसरी कैसे बनी है। तो चट्टान एक ही होती है। कितनी चट्टान होती है? एक ही चट्टान बनती है सबसे पहले, वो भी कौन सी? आग्नेय चट्टान, जिसे बोलते हैं प्राथमिक चट्टान या फिर मूल चट्टान या मूल शेल के नाम से जानते हैं। किसको? आग्नेय चट्टान। शब्द क्या है? आग्नेय, आग, आग लग रही है, आगे आगे क्या लग रही है? आग, यानी कि किससे बनी है? अग्नि से बनी हुई प्रतीत होती है। देखिए होता क्या है, यानी कि जो आग्नेय चट्टान है वो ज्वालामुखी से निकलने वाले मेग्मा से बनती है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण किससे होता है? तो ज्वालामुखी से मेग्मा निकलता है, या फिर जिसे बोलते हैं लावा, यानी धरातल पे जो लावा मेग्मा जम जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? लावा। उस लावा के ठंडे होकर जमने से क्या बनता है? आग्नेय चट्टानें बनती है। इसी कारण इनको क्या कहते हैं? मूल चट्टानें कहते हैं। ठीक है। अब अग्नि यानी कि मेग्मा कैसा होता है? गर्म होता है, यानी कि तप्त अवस्था में होता है, आग की तरह दिखाई देता है, इसलिए ऐसा भ्रम प्रतीत होता है कि ये चट्टानें कैसे बनती है? आग से। अग्नि शब्द से जरूर बनी है, लेकिन आग से नहीं बनी है। किससे बनी है? तो ज्वालामुखी से निकलने वाले मेग्मा से। अब देखिए क्या ध्यान रखेंगे, यानी वे चट्टानें जो ज्वालामुखी से निकलने वाले मेग्मा से बनती है क्या कहलाती है? आग्नेय चट्टान है। सबसे पहले इन चट्टानों का निर्माण होता है तो क्या कहते हैं? प्राथमिक चट्टानें कहते हैं। कौन सी चट्टानें कहते हैं? प्राथमिक चट्टानें। और बाकी जो चट्टान है वो किससे बनने वाली है? आग्नेय चट्टानों से, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मूल चट्टानें कहा जाता है। समझ में आई बात है? यानी कि ज्वालामुखी के मेग्मा से बनने वाली चट्टान आग्नेय चट्टान, मूल चट्टान कौन सी? आग्नेय चट्टान, प्राथमिक चट्टान कौन सी? तो आग्नेय चट्टान होती है। उसके बाद में देखिए जो आग्नेय चट्टान बन गई है उसके बाद इनमें इन चट्टानों का क्या होता है? अपर्दन होता है, और अपर्दन होकर कहां पे जम जाती है? तो दूसरे स्थान पे जाके जम जाती है। यानी कि ये चट्टान जब टूटने लगती है, यानी कि ये मान लो मेग्मा से बनी है और ये टूटती जाती है, तो इसका जो मलबा है, निक्षेप है, वो दूसरे स्थान पर जाकर जम जाता है। अब जमेगा कैसे? या तो पवन द्वारा उड़ के जाएगा या नदी द्वारा बहकर जाएगा, तो किसी न किसी प्रकार से जाएगा। तो वो 5 प्रक्रम है। कितने प्रक्रम है? 5 प्रक्रम है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। 2 यूनिट उन्हीं 5 प्रक्रमों से संबंधित है। अब ये आग्नेय चट्टान थी, अब इसके अपर्दन से जो निक्षेप था वो जाकर क्या हो जाता है? जमा होता जाता है दूसरे स्थान पे। अब दूसरे स्थान पे जमा होगा तो कोई भी चट्टान टूटी है वो एक साथ ही तो जाकर जमा होगी नहीं, पहले थोड़ी जमा होती है, यानी कि थोड़ा सा भाग जमा हो गया है, फिर उसके ऊपर एक परत और बिछ जाती है और भाग जमा हो जाता है। तो ये परतों के रूप में पाई जाती है, एक के बाद एक परतों के रूप में है, वो अवसाद जमा हो जाता है। अवसाद मतलब है कचरा, निक्षेप, ठीक है, वो जमा हो जाता है। इसके कारण इसका नाम क्या पड़ा है? अवसादी चट्टान पड़ा है। बात समझ में आ गई होगी। यानी सबसे पहले क्या बनी है जी? आग्नेय चट्टान बनी है। किससे? ज्वालामुखी से निकलने वाले मेग्मा से। अब यही मेग्मा है जो संरचना के रूप में बदल गया है। जैसे ज्वालामुखी पर्वत बन गया है, वो पर्वत टूटता जाएगा, उसका निक्षेप है वो दूसरे स्थान पर जाकर जम जाएगा, और जमने से जो अवसाद के जमने से बनी हुई चट्टान क्या कहलाती है? अवसादी चट्टान कहलाती है। तो पहले चट्टान कितनी थी? एक थी, और एक से क्या बन गई है? दूसरी बन गई है। ठीक है। अब 2 चट्टानें बन गई है,
दो चट्टानें बन गई है, अब तीसरी कैसे बनती है? तो ये चट्टानें जब बहुत अधिक गहराई में दब जाती है तो ऊपरी दबाव लगता है, और अंदर आपको पता ही है पृथ्वी कैसी है, तो बहुत ज्यादा गर्म है। अब इसके कारण यानी ऊपरी दबाव और ताप के कारण क्या हो जाता है? इसका रूप परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया? रूप आंतरित, यानी रूप परिवर्तित हो गया इनका, तो रूपांतरित चट्टान होती है कौन सी? तीसरी प्रकार की चट्टान। समझ में आ गई बात? यानी कि इतनी तो प्रकार की बात है चट्टानों के बारे में। चट्टानें कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। सबसे पहले आग्नेय, और आग्नेय का ही अवसाद है वो जाकर दूसरी जगह जमा हो गया है परतों के रूप में, तो क्या कहलाता है? अवसादी चट्टान। और इन दोनों चट्टानों का रूप परिवर्तन हो गया है तो क्या कहलाता है? रूपांतरित चट्टान। सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है आसानी से? आगे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न आता है, ये चट्टानें किस रूप में चलती है? तो कैसे? पहले आग्नेय बनी थी, फिर अवसादी बनी है, फिर क्या हो गई है? कायांतरित बन गई है। तो इससे किस रूप में चलती है? तो चक्रीय रूप में चलती है। चट्टानें किस रूप में चलती है? चक्रीय रूप में चलती है। यह प्रश्न आ सकता है। अब चट्टानों को ही क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। वो बैटरी और सेल को नहीं, वो निप्पो और सेल को नहीं। क्या चीज है? धरातल पर की भी स्थलाकृतियां हैं, वो किससे बनी है? वो क्या चीज है? चट्टानें। ठीक है, तो चट्टानें या फिर सेल है, एक ही बात है, उसे सेल कहते हैं। या सेल प्रश्न आ जाए, सेल कितने प्रकार की होती है? तो भाई 3 प्रकार, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। और किस रूप में चलती है ये? तो चक्रीय रूप में चलती है। ये प्रश्न आ सकता है। जैसे सबसे पहले क्या बनी थी? आग्नेय बनी थी, आग्नेय बाद अवसादी बन गई है, फिर कायांतरित बन गई है। हो सकता है फिर वापस क्या बन जाए? आग्नेय बन जाए। कैसे बन सकता है? तो उथल पुथल के कारण, यानी बहुत ज्यादा उथल पुथल हो जाए तो उसके कारण है वो कौन सी चट्टान बन सकती है? तो आग्नेय चट्टान से वापस वही प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इस प्रकार है इनका क्या है? चक्रीय रूप चलता रहता है। फिर आगे बात करें इनके बारे में। हेलो यार, क्लास ही है। चलो, कितने टाइम बाद मास्क हूँ? हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो आगे एक एक के बारे में हमें चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या क्या चट्टानें हैं, कौन सी चट्टानें हैं। तो 3 प्रकार की चट्टानें हैं, और चट्टानों को क्या कहते हैं? शेल कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? अभी अंग्रेजी में क्या कर है? रॉक। रॉक मतलब है चट्टान। ठीक है, तो पृथ्वी पर 2 प्रमुख भाग हैं, एक जल भाग और दूसरा स्थल भाग। तो सबको पता है, एक तो कौन सा भाग है? जल भाग, और दूसरा कौन सा? स्थल भाग। अब जल भाग को क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। अब जल भाग को क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, जल भाग। अब ये आपको याद रखना, ये महत्वपूर्ण है। यानी स्थल भाग को क्या कहते हैं? तो स्थल मंडल या स्थल भाग को क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। और कितना मोटाई होती है इसकी? तो मोटाई आपको बता दी है कितनी? 100 किलोमीटर। और ये क्वेश्चन आ सकता है, यानी लिथोस्फीयर या स्थल मंडल की मोटाई कितनी होती है? तो 100 किलोमीटर होती है। अब सारी की सारी क्या है? चट्टाना ही हुआ है, क्या है? शेल हुआ है। ठीक है, अब लिथोस्फीयर का अर्थ है स्थल मंडल। ठीक है, और किससे बना है? तो लिथोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? चट्टान। यानी कि पूरा का पूरा लिथोस्फीयर या स्थल मंडल है वो किससे बना है? चट्टानों से बना है। क्योंकि लिथोस्फीयर का अर्थ क्या होता है? किससे बना है? लिथोस से बना है। लिथोस का अर्थ क्या है? चट्टान है। बात समझ में आ गई होगी। आगे चर्चा करते हैं। सामान्यतः चट्टान शब्द का अर्थ है, वो ऐसे समझ लेते हैं चट्टान मतलब बहुत ही कठोर चीज, चट्टान के समान खड़ा हो गया उसके सामने है, तो मतलब बहुत ही कठोर चीज। लेकिन चट्टान कठोर भी होती है, कोमल भी होती है, यानी कि सारी विशेषताएं पाई जाती है। क्षण भंगुर भी होती है, सेकंड में टूट सकती है। तो चट्टान सारी होती है, यानी कि लिथोस्फीयर में या स्थल मंडल में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी क्या है? शेल या चट्टाने हैं। जैसे आगे पढ़ते हैं। सामान्यतः चट्टान शब्द का अर्थ है वो कठोर भाग से लिया जाता है, यानी कि चट्टान शब्द नाम यानी कि बहुत तकड़ी चीज, ऐसा माइंड में आता है। लेकिन आगे क्या बात है? लेकिन व्यापक अर्थ में चट्टान शब्द का क्या अर्थ है? उस ऊपरी भाग के लिए, उस
ऊपरी भाग के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो ग्रेनाइट के समान कठोर हो सकता है और बालू का मिट्टी के समान क्या हो सकता है, मुलायम हो सकता है, या बालू का पत्थर के समान, बालू का मिट्टी तो मुलायम हो गई है, बालू का पत्थर के समान है कठोर हो सकती है, या चिक्का मिट्टी या रेत के समान अत्यधिक क्या हो सकती है, मुलायम हो सकती है। अरे मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी, कहना क्या चाह रहा हूं, तो ये देखिए, कहना ये चाह रहा हूं, यानी कि चट्टान है वो ऐसे लगता है आपको चट्टान बहुत कठोर होती होगी, लेकिन चट्टान है वो सभी प्रकार की होती है, यानी स्थल मंडल पूरा का पूरा है वो किससे बना हुआ है, चट्टानों से ही बना हुआ है, और उसमें 2000 से अधिक क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। जैसे चट्टान कठोर हो सकती है, चट्टान कठोर हो सकती है, और सबसे कठोर किसो, ग्रेनाइट। अब ग्रेनाइट किसो, अरे रसोई में कौन लगे वो पत्थर कालियो, मैंने क्या बोला है, ग्रेनाइट बोला, कौन बोलेगे कि ग्रेनाइट लगा लियो क्या, तो ग्रेनाइट किसो को है, तो बहुत ज्यादा कठोर है। अगर मुलायम में भी हो सकती है तो किसके समान है, चिक्का मिट्टी, चिकनी मिट्टी को नहीं होगी, पाउडर, और वो पणों को नहीं हो जाएगी गलिया वहां, मैंने क्या बोला है, चिक्का मिट्टी है वह है, बहुत मुलायम हुआ है, यहाँ पग मारे तो ऊपर तक उछले, ठीक है, तो बाकी है बहुत ज्यादा मुलायम है, वह भी चट्टान है। आगे प्रवेश में हो सकती है, यानी कि जल उसमें आसानी से प्रवेश कर सकता है। जैसे अपने अप्रदनात्मक स्थल रूप में कौन से पढ़े थे, काष्ठ स्थलाकृतियां पढ़ी थी, जिनके बारे में काष्ठ स्थलाकृतियां कहां पर बनती है, तो चूना युक्त चट्टानों में बनती है, जहां पे जल प्रवेश करके नीचे चला जाता है, तो चुनने के समान है, प्रवेश में हो सकती है। चट्टान अप्रवेश्य हो सकती है, यानी कि इतनी भयंकर कठोर हो सके कि पानी भी कौन में प्रवेश कर सके, और वह काटती तख्ती को जानती की पत्थरारी बर्तन लिखता वह काटती तख्ती याद आएगी थोड़ी थोड़ी है, तो वह किसी बस स्लेट के समान है, अप्रवेश्य हो सकती है। मैं पानी गिरे मक्का पार उड़ जाएगी कौन जो है, ठीक है, तो आके बाकी बहुत क्षण मंगूर हुए, यानी कि ये मारते टूट सके, वो कचरो हो सके, ठीक है, तो चट्टानें किसी भी प्रकार की हो सकती है, यानी धरातल के ऊपर जो संरचनाएं हैं स्थल मंडल में, वो सारी की सारी क्या है, चट्टान है, कठोर हो चाहे मुलायम हो, सारी सारी क्या है, चट्टान है। लेकिन आप समझ रहे होंगे कि चट्टान तो बहुत कठोर होती है, यानी कि सारी चीजें क्या है, चट्टानों से बना है, सेलों से बना है। आगे बात करते हैं, चट्टानों की रचना है वो किससे बनी है, खनिजों से मिलकर बनी होती है, और प्रत्येक सेल में एक से अधिक खनिजों का सम्मिश्रण पाया जाता है। और धरातल पर कितना खनिज मिले भाई, 2000 से अधिक खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से चट्टानों का निर्माण है वो मुख्य रूप से, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में कौन से पाए जाते हैं, तो 6 खनिज पाए जाते हैं, जिनसे किनका निर्माण हुआ है, चट्टानों का निर्माण हुआ है। उसके बाद में बात करें, इससे क्वेश्चन आ सकता है, यानी चीजें तो समझ में आ रही सारी। अब देखिए चट्टानों का निर्माण किससे हुआ है, तो चट्टानों का निर्माण देखिए, चट्टान या सेल के निर्माण में सहयोगी प्रमुख खनिज कितना, 6, धरातल पर कितना है, 2000 से अधिक है, ठीक है। अब कौन कौन से है, यानी कि चट्टानों के निर्माण में सहयोगी खनिज निम्न में से कौन सा नहीं है, ऐसे हो सकता है, ठीक है क्वेश्चन। तो इसमें देखिए फेल्सपार सबसे ज्यादा क्या होता है, फेल्सपार होता है, फिर क्वार्टर होता है, और आगे क्या है, फिर एम्फीबोल्स, फिर माइका, ओल्विन, ये 6 क्या है, प्रमुख खनिज है, जिससे क्या है, जिनके मिश्रण से, यानी अलग अलग प्रकार, कभी किसी का ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, उसके कारण क्या बनी है, चट्टानें बनी है। अगर समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, अगर प्रश्न आ जाए तो एक तो क्वार्टर याद रह जाएगो, क्वार्टर याद रह जाएगो, फेल्सपार के रह जाएगो, याद रह जाएगो। यानी प्रश्न आएगा चट्टानों में अधिकता पाई जाती है, तो किसकी, फेल्सपार हो रहे, क्वार्टर्स की, याद रह जाएगा, ठीक। आगे देखिए, पृथ्वी की ऊपरी परत में निम्न तत्वों की, देखो बहुत गहरी बात है ये, क्या है, बहुत ही गहरी बात है। देखिए क्या बात है ये, यानी कि एक मैं बात करूं पूरी पृथ्वी की, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी की, पूरे भाग की, यानी संपूर्ण भाग है वो किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से तत्व है, कितना % कौन सा तत्व है, एक बात तो ये हो गई। दूसरा बात ये हो गई है, यानी कि पृथ्वी की ऊपरी परत है जिसमें चट्टानें पाई जाती है, ऊपरी परत पे ही चट्टानें पाई जाती है, बाकी भाग में चट्टानें नहीं पाई जाती। ऊपरी स्थल मंडल ही चट्टानों से बना है, ठीक है। अब स्थल मंडली चट्टानों से बना है, तो ये वाला भाग है कौन सा, क्रस्ट या भू परपटी। अब भू परपटी में कितने तत्व पाए जाते हैं, तो 2 प्रकार के प्रश्न है, दोनों अलग अलग है। देखिए क्या है, अब ऊपर वाले भाग में बात करूं तो ऊपर वाले भाग में कितनी सिचुएशन है, क्या सिचुएशन है, यानी कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये बात आएगी। एक संपूर्ण पृथ्वी की बात करूं तो पूरी पृथ्वी की बात आएगी,
समझ में आ रही है बात क्या? यानी कि इसकी बात करो इतने इतने भाग में, मैं कहूं इतने इतने भाग में कितना कचरा है, एक पूरे सारे में कितना कचरा है, या फिर कचरे में भी यहाँ पे कहूं भी कोई चीज पड़ी है, जैसे पत्थर के टुकड़े कितने हैं यहाँ पे, तो एक तो थोड़े से भाग में बात करूं इस भाग में पत्थर के टुकड़े कितने हैं, या फिर संपूर्ण भाग में पत्थर के टुकड़े कितने हैं। समझ में आ रही है? चीजें अलग अलग है। मैं कहूं लोहा है, लोहा तत्व है, वो मैं कहूं ऊपर ऊपर वाले भाग में कितना प्रतिशत पाया जाता है, एक पूरी पृथ्वी में कितना पाया जाता है, तो बात हो गई है अलग अलग। अब इनसे क्या आता है, क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन कैसे आता है तो उसकी चर्चा करने वाले हैं। देखो महत्वपूर्ण चीज है, अब ध्यान से रखना है। आप 2 3 4 तक याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले क्या लिखा है, पृथ्वी की ऊपरी परत क्रस्ट में निम्न तत्वों की अधिकता पाई जाती है। यानी जो क्रस्ट है कौन सी, तो ऊपर वाली परत कौन सी, ये वाली। इस क्रस्ट के बारे में बात चल रही है। अब इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रश्न आगे जीके वगैरह आप तैयार करोगे तो वहां पे भी ये प्रश्न है मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे ज्यादा। अब ऑक्सीजन सांस लेवा बा ऑक्सीजन को नहीं, किसी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तत्वों के रूप में। जैसे H2O, नाम सुना है H2O, क्या है H2O? पानी पियो जल को सूत्र है H2O। तो इसमें किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला है। और हाइड्रोजन के कितने अणु है, 2 अणु, और ऑक्सीजन का कितना है, 1 है। तो इससे मिलकर क्या बना है, जल बना है। तो ये किस रूप में है, ये तत्व है, क्या है, तत्व। यानी कि इसके अंदर कौन कौन से तत्व है उसकी बात चल रही है। समझ में आई बात? यानी कि पृथ्वी की ऊपरी परत क्रस्ट में निम्न तत्वों की अधिकता पाई जाती है। यानी कि कौन कौन से तत्व है, क्रम है इनका, सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। नंबर 1 क्या पाई जाती है जी, ऑक्सीजन पाई जाती है। अब कितना परसेंट है, याद रहे तो ठीक है, 46 याद रख लो। 46 पॉइंट कितना है, 8 है। यानी कि सर्वज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन, और कितना 46.8%। अब ये प्रश्न बहुत बार आया भाई, कौन सा, यानी पृथ्वी के धरातल पे सिलिकॉन की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो कितनी 27.7%। कंप्यूटर या कौन होगी आगे चिप के उमड़े सिलिकॉन से बनती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा कहां पे पाई जाती है, तो बेंगलोर में पाई जाती है। बेंगलोर को क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन सिटी कहते हैं। किसको, बेंगलोर को। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। समझ में आई है? यानी सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। दूसरा कौन सा है, सिलिकॉन है। तीसरा कौन सा है, तो एल्यूमिनियम है। तीसरा कौन सा है, एल्यूमिनियम। देखिए एल्यूमिनियम नाम की कोई चीज नहीं होती, एल्यूमिनियम कोई तत्व वैसे नहीं होता है, वो होता है बॉक्साइट। क्या होता है, बॉक्साइट। और बॉक्साइट से क्या बनाया जाता है, एल्यूमिनियम बनाया जाता है। तो उसको ये लिख देते हैं एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम कितना पाया जाता है, 8.13%। ठीक है, अब 4 के याद रख लोगे तो काफी है। 4 से ज्यादा आज तक प्रश्न नहीं है, 4 से ज्यादा प्रश्न नहीं है। ठीक है, कहीं पे नहीं है। अब मेन बात कहेंगी है, इंगी है, कहेंगी लोहे की। किसकी है, लोहा की। और लोहा कितना परसेंट पाई जाए, 5%। किसकी बात चल रही है, इस ऊपर वाली परत की। यानी ऊपर वाली परत में लोहा कितना प्रतिशत है, 5%। ऑक्सीजन कितनी परसेंट है, 46.8। 46.8, 27.7 सिलिकॉन, 6 से 27.7, ऐसे याद कर लो। ठीक है, एल्यूमिनियम 8.13 और लोहा कितना 5% पाया जाता है। ये तो ऊपरी परत की बात है। अगर संपूर्ण पृथ्वी की मैं बात करूं तो संपूर्ण पृथ्वी में लोहा कितना पाया जाता है, पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब सबसे ज्यादा इसके अंदर लोहा है, यानी लोहे तत्व की अधिकता है। इसके कारण ही तो यह गुरुत्व बल का कार्य करती है, वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, या चुंबकत्व का कार्य करती है। समझ में आ रही है बात है? यानी संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज्यादा, प्रश्न आ जाए संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो क्या कर दोगे जी, लोहा करना है। क्या कर दोगे, लोहा। अगर प्रश्न आ जाए क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ये दो अलग अलग बातें हैं। फिर है 2 नंबर पे, अब इसमें 2 नंबर पे क्या आ गया है, ऑक्सीजन आ गया। यानी कि संपूर्ण पृथ्वी में दूसरा तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। फिर कौन सा है, तो ये सिलिकॉन है। ठीक है, अब इनका ये कर्म ही है, लास्ट वाला चेंज। 3 याद रखो तो भी काफी है, 3 याद रखो तो भी काफी है, बाकी 2 याद रहे तो भी काफी है। ये आता है, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी में लोहा कितना है, सबसे ज्यादा है, 34% है। और संपूर्ण ऊपरी क्रस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन। ये ध्यान रखनी, समझ में आई बात? यानी कि चट्टानों के निर्माण में योगदान किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का। ठीक है, आगे चलते हैं। बात समझ में आ गई है?
यानी कि ये तो पूरी पृथ्वी की बात चल रही है, और ये किसकी बात चल रही है, तो ये सारी इस क्रस्ट की बात चल रही है, ऊपर वाली परत की बात चल रही है। आगे चलते हैं। अब देखिए, डेविस के अनुसार स्थल रूप मतलब चट्टानों की जो संरचनाएं हैं अलग अलग, वो कैसे बनी है, तो डेविस के अनुसार, आपको डेविस के सिद्धांत है आपके, तो ये स्थल रूप किससे बनी है, तो तीन चीजें हैं। प्रश्न महत्वपूर्ण है किसका, डेविस का, वो आगे चर्चा आ जाएगी किसमें, डेविस के सिद्धांत में। अब किससे बने हैं, तो यानी कि जो संरचनाएं हैं धरातल के ऊपर, वो तीन चीजों से बनी है, तीन त्रिकुट बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डेविस के त्रिकुट। अब कौन कौन से हैं, संरचना, पहला कौन सा है, संरचना, दूसरा प्रक्रम, और तीसरा अवस्था। संरचना, प्रक्रम, अवस्था। अब इसका कथन है, प्रसिद्ध कथन क्या है, यानी कि धरातल पर पाए जाने वाले स्थल रूप संरचना, प्रक्रम, अवस्था का प्रतिफल होते हैं। यह कथन किसका है, तो किसका है, डेविस का है, और डेविस कटा वो अमेरिका को, यूएसए का था। अब देखिए, संरचना का मतलब है चट्टानों की बनावट, यानी चट्टाने कैसे बनी है। दूसरा है प्रक्रम, और प्रक्रम का क्या मतलब है, अपर्दन के कारक है। अब कारक कौन कौन से है, तो कितने कारक है अपर्दन के, 5 कारक है, जो आपको आगे पढ़ाने वाले हैं। फिर आगे अवस्था मतलब है समय, अब कितना समय लगता है, जैसे 3 अवस्थाएं, कौन सी, तृण अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और जीर्ण अवस्था या फिर वर्धावस्था। तो 3 अवस्थाएं, 3 अवस्थाओं में प्रत्येक प्रक्रम क्या करता है, कार्य करता है, तो वो क्या है, अवस्था। तो चट्टान ने क्या है, इसका प्रतिफल क्या है, इसका प्रतिफल है, यानी पहले कोई चट्टान बनी है, फिर उसका अपर्दन होता है, दूसरी जगह जाके जमेगी, जमाव होगा, निक्षेप जम जाएगा, तो कौन सी चट्टान बन गई, अवसादी जम गई। यानी कि जैसे अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां के बारे में पढ़ते हैं, अपर्दन हुआ है तो किसका हुआ है, कोई न कोई चट्टान का हुआ है, वो जमेगी दूसरी जगह जाके, कोई न कोई चट्टान बनी है, कौन सी बन गई, अवसादी बन गई। अगर अंदर दब गई है तो रूप परिवर्तन हो गया, कौन सी बन गई है, कायांतरित बन गई है। तो ये क्या है, इसके यानी कि संरचना, प्रक्रम, अवस्था का क्या होता है, प्रतिफल होता है। यानी स्थरूप ऐसे बनते हैं, तो चट्टानें भी कैसे बनती है, ऐसे बनती है, किसके अनुसार, डेविस के अनुसार। आगे, सामान्यतः चट्टानों की रचना 2 रूपों में होती है, एक तो भूपृष्ठ के नीचे, भूपृष्ठ के नीचे भी हो सकती है, कौन सी चट्टानें होती है, वो आग्नेय चट्टान होती है। यानी कई बार क्या होता है, अब मान लो ये धरातल है, अब धरातल के आंतरिक भाग में यहाँ पे चट्टानें पिंगली व्यवस्था में है, ये मेग्मा है, ये क्या है जी, मेग्मा है। अब मेग्मा है, इस स्थलमंडल को पार करके ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, यानी कि यहां से पार करके ऊपर आएगा। तो कभी कभी क्या होता है, ये भाग है, ऊपर वाली जो परत है वो बहुत ज्यादा कठोर होती है, इसके कारण इसको पार नहीं कर पाती है, और अंदर जहां पे भी मेग्मा को जगह मिल गई, वहां पे भी मेग्मा क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, और विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बना देता है। तो ये बात है, भूपृष्ठ के नीचे भी बनती है, और भूपृष्ठ के क्या है, ऊपर भी बनती है। यही मेग्मा ऊपर आ जाता है, तो ऊपर आ गया, तो जो ज्वालामुखी के द्वारा ऊपर आया है, तो यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत बन गया है, ठीक है। तो कौन सी चट्टान बन गई है, आग्नेय, बाह्य आग्नेय चट्टान, आंतरिक आग्नेय चट्टान, तो अंदर भी बनती है और बाहर भी बनती है। अब ये कटकर दूसरी जगह जम जाएगी, तो अवसादी चट्टान, उसका रूप परिवर्तन हो गया, अंदर वालों का भी रूप परिवर्तन हो जाएगा, आग्नेय तो अंदर है, उनका रूप परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। अगर ज्वालामुखी उद्गार है, समाप्त हो गया है, नहीं हो रहा है अब, तो इनका रूप परिवर्तन हो जाएगा अंदर ही, रूपांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान, ठीक है। या फिर बाहर जो अवसादी चट्टान है, परतों के रूप में नीचे दब गई है, यानी बहुत अंदर चली गई है, बहुत ऊपर परतें बिछ गई है, तो अंदर जो चट्टानें हैं उनका दबाव के कारण रूप परिवर्तन होगा, तो वो किसमें बदल जाएगी, कायांतरित चट्टानों के अंदर बदल जाएगी, ठीक है। तो अंदर भी बनती है और बाहर भी बनती है। आगे चट्टानों का निर्माण है वो चक्रीय रूप में होता है, पहले ही बता दिया किस रूप में होता है जी, चक्रीय रूप में होता है, कृष्ण ने आवश्यकता है। फिर आगे, चट्टानों से पृथ्वी की आयु तथा भूगर्मी के इतिहास की जानकारी मिलती है। अब चट्टानें कब बनी है, कैसे बनी है, तो उनके इतिहास के बारे में जान सकती हैं। तो एक प्रसिद्ध कथन है इसके बारे में, क्या है जी प्रसिद्ध कथन है, तो ये देखिए क्या कथन लिखा रखा है, यानी पृथ्वी के इतिहास के पन्ने कहा जाता है किसको, चट्टानों को। यानी चट्टान है वो पृथ्वी के बारे में जानकारी देती है, इसलिए पृथ्वी के इतिहास के पन्ने किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, चट्टानों को कहते हैं। समझ में आ रहा सारा, ये बाद में चर्चा करेंगे इसके बारे में। अब
सबसे पहले चर्चा करते हैं इनके वर्गीकरण के बारे में। किसके बारे में? वर्गीकरण के बारे में। अब वैसे तो आपको बता दिया है चट्टानों के वर्गीकरण। सामान्यतः वर्गीकरण के आधार पर चट्टानें कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। सामान्य वर्गीकरण के आधार पर कितनी होती है? 2 प्रकार की। सामान्य वर्गीकरण के आधार पर 2 प्रकार की। कौन कौन सी? तो एक तो रवेदार और एक ढेर युक्त। अब ढेर का मतलब है वो के ढेर युक्त, ठीक है। और एक कौन सी? रवेदार। रवे पाए जाते हैं जिनमें। अब रवे किस में पाए जाते हैं? तो आग्नेय में पाए जाते हैं और कायंत्री में पाए जाते हैं। अब ढेर युक्त मतलब अवशेष भाग से बनी। अवशेष से बनी कौन सी? ऐसे अवसादी। अवशेष से बनी कौन सी? अवसादी। तो ढेर युक्त कौन सी हो जाएगी? अवसादी। तो इसके आधार पर कितने प्रकार है? 2 ही प्रकार है, ठीक है। फिर है संरचना या निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। अब बनावट के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी है जी 3 प्रकार की बनावट के आधार पर? तो पहली है आग्नेय चट्टान। किससे बनती है? ज्वालामुखी द्वारा निर्मित, ठीक है। दूसरी चट्टान कौन सी है? अवसादी सेल। अवसादी सेल किससे बनती है? तो अवसादों के जमने से, यानी कि अवशिष्ट पदार्थों के जमने से। तीसरी कौन सी है? तो कायांतरित सेल। ये किससे बनती है? तो रूप परिवर्तन के कारण निर्मित। अब आग्नेय के बारे में अपने पूरा पढ़ने वाले हैं। आग्नेय चट्टानों के बारे में क्या खास है बात है। आग्नेय चट्टान या फिर इसको क्या बोलते हैं? इग्निस शेल। आग्नेय चट्टान या फिर इग्निस रॉक। इग्निस जैसे शब्द से नाम लग रहा है, यानी किससे उत्पत्ति हुई है? मेग्मा से। मेग्मा कैसा होता है? तो गर्म होता है, लाल आग की तरह होता है। ये देखो मेग्मा, ये रहा मेग्मा। ये क्या है? मेग्मा है, ठीक है। और कैसा है? एकदम लाल चट्टू है, ठीक है। तो इसको जैसे ये इसका उद्गार होता है ज्वालामुखी का, ऊपर आके जम गया है, तो कैसा है? लाल है, आग की तरह है। आग की तरह है लेकिन आग तो नहीं है। क्या है? मेग्मा नाम है। यानी ज्वालामुखी से निकलने वाले मेग्मा के जमाव से क्या बनती है? तो आग्नेय चट्टानें बनती है, ठीक है। तो इसी कारण ये भ्रम पैदा होता है कि आग से बनी है। आग से नहीं बनी है, किससे बनी है? इस मेग्मा से बनी है, ठीक है। तो अपने मेन पेज कौन सा था? ये वाला। अब देखिए आग्नेय चलिए। आग्नेय शब्द, अब आग्नेय शब्द है वो कैसी भाषा का है? लेटिन भाषा के शब्द इग्निस से बना है। प्रश्न क्वेश्चन बन गया है, यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया है। क्या प्रश्न बन जाता है? यानी कि इग्निस शब्द है वो कौन सी भाषा का है? तो कौन सी भाषा का है? लेटिन भाषा का है। लेटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अग्नि होता है। शाब्दिक अर्थ भी क्या होता है? अग्नि होता है, लेकिन उत्पत्ति है वो अग्नि से नहीं मानी जाती है। तो इस प्रकार यह भ्रांति हो जाती है कि आग्नेय शैलों का निर्माण है वो अग्नि से हुआ है, परंतु वास्तव में यह है कि आग्नेय शैलों का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा या मेग्मा के ठंडा होकर जमने से होता है। तो सिंपल सी बात है, आग्नेय चट्टान कैसे बनती है? तो लावा जिसे कहते हैं धरातल पर बाद में जमने के बाद, लेकिन पहले क्या होता है? मेग्मा। यानी मेग्मा के ठंडा होकर जमने के बाद किन चट्टानों का निर्माण होता है? तो आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। और ये इग्निस शब्द है, यानी इग्निस शब्द है वो किससे बना है? तो लेटिन भाषा के शब्द से। ये इग्निस शब्द है कौन सी भाषा का है? तो लेटिन भाषा का शब्द है। क्योंकि मेग्मा गर्म होने के कारण अंगारों की तरह लाल होता है, जैसे आपको दिखाया है अभी, इसलिए अग्नि से उत्पत्ति की आशंका होती है। और इस प्रकार आग्नेय शैलों का निर्माण है मेग्मा के क्या है? आग्नेय शैलों का निर्माण है वो मेग्मा के ठंडा होने से होता है। समझ में आ गया है सारी बातें? यानी आग्नेय शैलों का निर्माण है किस प्रकार से होता है? क्योंकि सर्वप्रथम आग्नेय शैलों का निर्माण होता है और इन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं। कौन सी सेल कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। और प्राथमिक सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। क्या कहते हैं इसे? प्राथमिक सेल। याद रखनी है, महत्वपूर्ण बात आ गई है। यानी प्राथमिक सेल या मूल सेल किसे कहते हैं? तो आग्नेय सेल को कहते हैं। क्योंकि सर्वप्रथम कौन सी चट्टान का? आग्नेय शैलों का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें प्राथमिक सेल
कहते हैं। अब उदाहरण कौन कौन से, यह ध्यान रखनी है, क्या उदाहरण कौन कौन से है, यानी प्रश्न आएगा आपके, यानी ये महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी प्रश्न क्या आने वाला है, निम्न में से कौन सी चट्टाने हैं वो आग्नेय का उदाहरण नहीं है, आग्नेय का उदाहरण है। तो ये उदाहरण रट्टा मारना पड़ेगा भैया, समझ में आई। देखिए कौन कौन सी है जो आग्नेय का उदाहरण है। तो एक तो कौन सी, ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गेब्रो, वो तो सूत्र सुमण है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गेब्रो, तीनों के तीनों किसी उदाहरण है, आग्नेय शिला का उदाहरण है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गेब्रो। अब देखिए आग्नेय, ये ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट से क्या बने हैं, महाद्वीप बने हैं। ग्रेनाइट से क्या बने हैं, महाद्वीप बने हैं। अब बेसाल्ट से क्या बने हैं, तो महासागर बने हैं, महासागर। अब दो इन बातों के बारे में देख लेनी है, यानी कि पता आ सकता है महाद्वीपों का निर्माण हुआ है तो किससे हुआ है, ग्रेनाइट से हुआ है। महासागरों का निर्माण हुआ है तो किससे हुआ है, बेसाल्ट से हुआ है। दोनों की दोनों चट्टानें कौन सी है, तो आग्नेय चट्टान है, ठीक है। कौन सी चट्टान है, आग्नेय। और उदाहरण की बात करें तो गेब्रो है, डोलेमाइट है और कांगलो मेरिट है। ये सारे के सारे किसके उदाहरण है, तो आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है। समझ में आगे बात, आगे चलते हैं। अब प्रश्न आता है आग्नेय शिलाओं की विशेषताएं। देखो कोई भी विशेषताएं आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी समझ में आ जाएगी। देसी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं क्या कौन कौन सी विशेषता कैसे आई कैसे भाई, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करने वाले। सबसे पहले आग्नेय चट्टान कैसे बनती है, तो मेग्मा के ठंडे होने। अरे ज्वालामुखी उद्गार होता है तो वो मेग्मा है वो ठंडा हो गया तो क्या बन गई है, आग्नेय चट्टान बन गई, एक विशेषता हो गई है। तो निर्माण की बात आ गई है। दूसरी, ये चट्टानें कठोर होती है। अब लावा है वो बहुत गाढ़ा होता है, और गाढ़ा होता है तो जो चट्टान बनेगी वो भी किसी कैसी बनेगी, कठोर बनेगी। अब ग्रेनाइट कैसा होता है, कठोर होता है, ठीक है। तो सारी की सारी चट्टानें हैं वो आग्नेय चट्टानें कैसी होती है, कठोर होती है, लेकिन अत्यधिक कठोर नहीं होती है, केवल क्या होती है, कठोर होती है। अब कायंथी चट्टानों के बारे में बात करें तो वो अत्यधिक कठोर होती है। समझ में आ रही बात, यानी कि 2 नंबर क्या विशेषता है, ये चट्टानें क्या होती है, कठोर होती है। जल बड़ी कठिनाई से केवल, यानी कि आगे की बात करते हैं या इसके बारे में कोई लिखा हुआ बात है, यानी कि जल इसमें प्रवेश नहीं कर सकता, यानी कि बहुत क्या होती है, कठोर होती है तो जल प्रवेश नहीं कर सकता, ये विशेषताएं हैं। जल बड़ी कठिनाई से केवल जोड़ों के, यानी कि जब चट्टानों के संधियां या जोड़ कहते हैं, जैसे उस भाग से ही जल अंदर जा सकता है, वैसे अंदर जल नहीं जा सकता, क्योंकि क्या है, बहुत है, कठोर है। लंबे समय तक खुले रहने के कारण ये चट्टानें इतनी मुलायम हो जाती है कि फावड़े से भी खोदी जा सकती है, यानी कि खुली, यानी कि आसमान से संपर्क रहने के कारण। अब आपको काफी बार बताया है, चट्टानों में अधिक ताप के कारण क्या होता है, फैलाव होता है, चट्टानें गर्म होकर फैल जाती है, और जैसे ही अचानक अगर वर्षा हो गई है तो क्या होगी, ठंडी बहुत ज्यादा होगी और सिकुड़ जाएगी, जिसे प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत कहते हैं, जिसे अच्छाप्रीट ने यह सिद्धांत दिया है, ठीक है। तो यानी चट्टानें एक बार क्या है, फैल गई है, फिर अचानक ठंडी होने से क्या हो गई है, सिकुड़ गई है। तो इस प्रक्रिया के कारण चट्टानों में चटकन आ जाती है, टूटने लगती है, और ये क्षणभंगुर हो जाती है, टूट सकती है, ठीक है। किस कारण, तो ताप में परिवर्तन के कारण, बहुत ज्यादा परिवर्तन के कारण। वैसे कैसी होती है, तो कठोर होती है। आगे, ये रवेदार तथा दानेदार होती है। रवे मतलब छोटे छोटे रेसे पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे रवे या रेसे पाए जाते हैं। जैसे मान लो कोई चट्टान है, उसमें छोटे 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 ऐसे कण है, क्या है, कण है, वो क्या पाए जाते हैं, रवे। अरे चॉकलेट में बेकोनिया एक रहेगा, छोटे छोटे के बेरी दाना सा अलग ही स्वाद बनिया पाओगे तो बैके होगा भी टाइप का के पाया जाएगा, रवा पाया जाएगा। अब ये रवे है वो निर्माण प्रक्रिया पर, निर्माण प्रक्रिया मतलब कैसी है, इसकी बहुत जल्दी बन रही है या बहुत धीरे बन रही है, उसके आधार पर इसका आकार तय होता है, यानी बड़े कब बनेंगे, छोटे कब बनेंगे। तो यानी कि अगर बहुत ज्यादा जल्दी से ठंडा हो गया है या फिर बहुत ज्यादा समय बाद ये ठंडा हुआ है, तो उसके आधार पर रवों का क्या होता है, आकार होता है, लेकिन रवे पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन होता है ये चट्टानें कैसी होती है, रवेदार या दानेदार होती है, यानी कि इनमें क्या पाए जाते हैं, रवे पाए जाते हैं। अब रवों का बनना उसके ठंडा होने पर क्या होता है, आधारित होता है। ऊपरी धरातल पर शीघ्र ठंडी होती है, यानी ऊपर का धरातल है वहां पे ताप हरा जल्दी हो जाता है, तो अंदर ऊपरी धरातल पर, यानी कि जब ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा था तो बाहर जो मेघमा निकल आया,
बाहर जो मेघमा निकला है वो मेघमा तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, और अंदर ही कहीं पे चट्टानों के अंदर जम गया है तो वो धीरे धीरे ठंडा होगा। ठीक है, तो इसके आधार पर देखिए ऊपरी धरातल पर शीघ्र ठंडी होती है तो रवे नहीं बनते, रवे नहीं बनते, यानी कि जल्दी ठंडी होती है तो रवे नहीं बन पाते हैं, और बहुत ही बारीक बनते हैं अगर बनते हैं तो। अगर निचले धरातल की बात करें, अब निचले धरातल में ताप ह्रास नहीं हो रहा है, यानी कि ऊपर विकिरण विधि द्वारा ताप ह्रास नहीं हो रहा है, तो विकिरण विधि द्वारा ताप ह्रास नहीं हो रहा है तो इसके कारण ये धीरे धीरे ठंडा होगा, जिससे रवे कैसे बनेंगे तो बड़े बड़े बनेंगे और अवश्य बनेंगे, बहुत बारीक रवे बन जाते हैं। और निचले धरातल में धीरे धीरे मेघमा ठंडा होता है, जिससे निचले धरातल में धीरे धीरे मेघमा ठंडा होता है, जिससे कणों की बनावट पूर्ण रूप में समान होती है। यानी कि सिंपल सी बात यही है, यानी कि रवे मतलब छोटे छोटे उसके अंदर कण है। ठीक है, अगर ऊपर वाले भाग में बात करें तो जल्दी मेघमा ठंडा हो जाता है। ये मेघमा लाल होता है भाई, कैसा होता है, एकदम लाल चुट्टू है, वो मेघमा है, वो जल्दी ठंडा हो जाता है। अब जल्दी ठंडा हो जाता है इसके कारण रवे नहीं बनते हैं। और अंदर वाले भाग में जो मेघमा है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, क्यों नहीं, क्योंकि तापमान का तो ह्रास है नहीं हो रहा है, धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, इसके कारण रवे क्या बनते हैं, बड़े बनते हैं। समझ में आई बात? अब तक क्या समझ में आई है? चट्टानों का निर्माण, आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से, फिर कैसी होती है, कठोर होती है। रवे क्या पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं, और जल इसमें प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन करता है तो कहां पे करता है, जहां पे इनकी जोड़ है या इनकी संधियां हैं। आगे चलते हैं। 5 नंबर क्या खास बात है इसके बारे में, तो 5 नंबर की बात करें, 5 नंबर यानी 4 नंबर क्या खास बात है, यानी आग्नेय चट्टान में परतें नहीं पाई जाती। सिंपल सी बात है, इनमें परतें नहीं पाई जाती। और परतें क्यों नहीं बनती भी, सिंपल सी बात है, अब ज्वालामुखी उद्गार होता है, जैसे ज्वालामुखी उद्गार होता है तो एक विस्फोट के साथ अंदर से मेघमा बाहर निकलता है, और विस्फोट के साथ निकलेगा तो वो बाहर आकर क्या है, गिर गया है। ठीक है, बाहर आकर गिर गया है और बाहर आकर जम गया है, और बहुत जल्दी क्या हो जाता है, जम जाता है। तो बहुत शीघ्र ही जमने के कारण इसमें क्या परतें नहीं बन पाती है, परतें नहीं पाई जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, किसमें परतें नहीं पाई जाती, आग्नेय में परतें नहीं पाई जाती। परतें किसमें मिलती है, अवसादी में मिलती है, यानी जो कचरा है, निक्षेप है, वो एक बार जाके दूसरी जगह जम गया है, फिर और आंधी कौन चलेगी, आंधी चले तो अठू मतलब चट्टाने टूटी है तो वो दूसरी जगह जाके जमेगी। एक बार जम गई है और साल ने आंधी आ बनेगी, फिर आओगी आंधी तो फिर एक परत और बन जाएगी ऊपर, फिर और आंधी आओगी तो फिर और, यानी कि इस पे परतें पाई जाती है, वो कौन सी है, अवसादी चट्टान है। ठीक है, पर इसमें परतें नहीं पाई जाती है। समझ में आ गई बात है? तो इसमें परतें नहीं पाई जाती है जब मेघमा का उद्गार बार बार होता है। कई बार ऐसे होता है, यानी कि ज्वालामुखी की बात करें, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का हुआ है। कौन कौन सा, एक तो जागृत, और जागतो ही रहा है, यानी कि मेघमा निकलता ही रहता है, वो तो जागृत है। एक वो है परसुप्त, अब परसुप्त वो जी कर उठ जाए, परसुप्त मतलब जी कर उठ जाए, वो तो जागतो ही रहा है। ठीक है, यानी कि मेघमा निकलता ही रहता है। और एक ज्वालामुखी दूसरा प्रकार है, वो कौन सा है, परसुप्त है। अब परसुप्त में क्या होता है, एक बार ज्वालामुखी का उद्गार होता है, बाद में शांत हो जाता है, शांत हो गया है, फिर क्या अचानक से खड़े नींदा उठे करे नहीं, बिया उठ जाओ, और फिर मेघमा बाहर निकलता है। तो पहले वाली परत तो ये जम गई है, पहले वाला मेघमा जब उद्गार हुआ था जम गया था, उसके बाद में दूसरी बार उद्गार हो रहा है, तो दूसरी बार नया मेघमा आ रहा है तो वो इसके ऊपर जम जाता है। ठीक है, अब फिर वो शांत पड़ जाओ, फिर क्या पड़ जाओ, शांत पड़ जाओ, फिर अचानक इन सूर्य आओ यहाँ, फिर किए एक बार पाछो ऊपर और जम जाओ। ठीक है, तो आभासी प्रतीत होता है ऐसे कि इसमें परतें पाई जाती है। अब कब कंडीशन में, प्रसुप्त ज्वालामुखी का उद्गार होता है उस कंडीशन में। और तीसरा ज्वालामुखी का प्रकार कौन सा है, मृत ज्वालामुखी। वो मृत मतलब एक बार जिंदा हुआ, बाद में जिंदा हुआ ही कौन। ठीक है, यानी बाद में मेघमा बाहर नहीं निकलता है, वो कौन सा है, मृत ज्वालामुखी, या फिर शांत, एकदम शांत। ठीक है, तो 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। तो दूसरा प्रकार है, उसमें ये कंडीशन में हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। जब मेघमा का उद्गार बार बार होता है, अब बार बार किसमें होता है, तो परसुप्त ज्वालामुखी में होता है, तो लावा की कई परतें एक के बाद एक जमा हो जाती है, जिससे
परतें होने की क्या होती है जी, आशंका होती है। आशंका ही है क्योंकि बहुत कठोर है, पत्तो ही कौन सा लेकर पत्ता कौन खोद के देखा है, कस्सी कौन लगाएंगे वहां, बहुत ही कठोर है, ठीक है। लेकिन वास्तव में परतें नहीं होती, में आभास ही होता है लेकिन वास्तव में परतें नहीं होते। यानी कि पहले मेघमा जमा है, फिर बाद में और जमा, तो समय का यंत्र आया है। मेघमा तो वही लाल है, वही जो पदार्थ पहले था वही है, सेम टू सेम ही पदार्थ है, लेकिन समय का अंतर आया तो कई बार के रंग करेड़ो फीको को पड़ जाएगी, तो भाई बात है सुन भाई, यानी वो पेड़ो फीको पड़ जाओ, ऊपर नहीं हो चट्टा चड़ूड़ ऊपर और बीच जो, ठीक है। तो ये क्या इसमें फर्क है, आशंका होती है, रियल में परतें नहीं पाई जाती है। रियल में परतें किसमें पाई जाती है, अवसादी चट्टानों में पाई जाती है। 5 नंबर क्या है, आग्नेय शिलाओं में जीवाश्म में नहीं पाई जाती। जीवाश्म मतलब जीवों का अंश। अब जीवों का अंश इसमें कहां से मिलेगा, अंदर से तो आग आने लग रही है, आग आने रही है तो जीवों का सोच कहेगी, जीव सारा सारी कौन है, कोई आएगी सीध में तो अंश के की गुण वजूद बचे, यानी सारों की हो जाएगो समाप्त हो जाएगो। तो जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाता। मान लो कोई वनस्पति आ गई तो एकदम खत्म, टाटा बाय बाय गया, ठीक है, तो वो सिचुएशन है हो जाती है किसमें, इस वाली कंडीशन में। सिंपल सी बात यही है कि मेघमा बहुत ज्यादा गर्म होता है, अंदर का तापमान है वो बहुत ज्यादा होता है, इसके कारण जीवाश्म का तो कोई वजूद ही नहीं रहता, ठीक है। तो इस आग्नेय शिलाओं में जीवाश्म नहीं पाए जाते। अब देखो विशेषताएं रटने की जरूरत पड़ेगी क्या, सिंपल सी बात है, आग्नेय चट्टानें मतलब मेघमा से बनी है, अब मेघमा के कर्ष का थानबेरो है, ठीक, तो वही उसकी विशेषता है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तभी से ही आग्नेय चट्टानें बननी प्रारंभ हुई। अब आपने सुना होगा जैसे पृथ्वी निर्माण के समय एक क्या थी, आग का गोला थी, है, तो ये छोटे बच्चे जो बोलते हैं बात है राइट है, ठीक है। तो शुरू में क्या थी, आग का गोला थी, और ये गोला धीरे धीरे क्या होता गया, ठंडा होता गया, सिकुड़ता गया, जिसके कारण ऊपरी भाग है वो तो स्थल मंडल बन गया, लेकिन नीचे वही आग पड़ी है, नीचे क्या पड़ी है, वही आग पड़ी है, ठीक है। तो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तभी से ही आग्नेय चट्टानें बनना प्रारंभ हुई और हुई थी। तब पृथ्वी में जंतुओं और वनस्पतियों का आविर्भाव नहीं हुआ था, उस टाइम में जंतुओं और वनस्पतियों का आविर्भाव नहीं हुआ था, इसके कारण जीवाश्म नहीं है। और ऊपर भी वो आग आती दिखे तो कोई करने का उत्तम है, सब बात है, ठीक है। तो जीवाश्म का कोई प्रमाण नहीं है। आगे, मेघमा बहुत गर्म होता है, अगर इसके निर्माण के समय जीवाश्म होते तो नष्ट हो जाते, ठीक है। फिर आगे 6 नंबर, तो आग्नेय शिलाओं का संबंध ज्वालामुखी क्रिया से होता है, इसलिए इसका वितरण ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आग्नेय शिलाएं किससे बनती है, ज्वालामुखी से बनती है, ठीक है। बात समझ में आएगी, समझ में पल्ले पड़ जाएगी, हाँ। 6 नंबर, अब 6 नंबर क्या है, तो 6 नंबर देखिए, आग्नेय शिलाओं में संधियां या निचले भाग की अपेक्षा ऊपरी भाग में अधिक पाई जाती है। अब देखो इसमें रंध्र तो पाए नहीं जाते, यानी कि ऊपर से जल रिस्क नहीं जा सकता। जहां पे जोड़ है, दो आग्नेय चट्टानें मिल रही है, उसको क्या कहते हैं, संधियां कहते हैं। क्या कहते हैं, संधियां। अरे जोड़ को नहीं होगी, जोड़ बन केवल है, संधियां क्या है, आडिया का भी जोड़ हुए नहीं बन केवल है, संधिया है। अब आंगली ठुमुड़ ला रही है और जोड़ है, और जोड़ है के बोले संधियां, मतलब इल्ली अडी के करने वाली मिलान ला रही है। वैसे ही दो आग्नेय चट्टानों को मिलती है जहां पे, तो वो क्या होता है, संधियां या फिर जोड़। अब वहां पे तो जल नीचे जा सकता है, तो वही बात आई थी, ठीक है। तो आग्नेय शिलाओं में संधियां निचले भागों की अपेक्षा ऊपरी भागों में अधिक पाई जाती है। ऊपरी भागों में संधियां मिल सकती है, तो नीचे तो ये मेघमा ही मेघमा है, तो वहां पे संधियां नहीं पाई जाती या कम पाई जाती है। फिर संधियों का आविर्भाव अनेक कारणों से होता है। वैसे तो संधियां पाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कुछ कारण है जिनके कारण संधियां मिल सकती है। आग्नेय शिलाओं के ठंडा होकर सिकुड़ने से आग्नेय शिलाएं बन गई और ठंडा होगी, क्या हो गई है, सिकुड़ गई है। अब सिकुड़ने के कारण हो सकता है उसमें दरार आ जाए, तो संधि बन गई है। दरार आएगी यानी कि सिकुड़ेगी तो चटकन आएगी, यानी कि जैसे कोई पदार्थ है वो सिकुड़ेगा तो वो उसमें चटकन आएगी। जैसे लकड़ी का कोई टुकड़ा है, आपने देखा हुआ लकड़ी का टुकड़ा है कैसा है, गीला है, और इस पे आपने क्या कर दिया, पेंट कर दिया, क्या कर दिया, रंग कर दिया। अब जैसे ये सिकुड़ेगी, यानी कि लकड़ी गिल्ली थी और ये सिकुड़ेगी, वैसे ही क्या होगा, उसमें दरारें आएगी। अब दरारें आएगी, वही बात इसके अंदर है, ठीक है, सेम टू सेम। यानी आग्नेय शिलाओं के ठंडा होकर सिकुड़ने के कारण
क्या पड़ती है, दरारें या चटकने पड़ सकती है। यांत्रिक अपक्षय, अब ये देखिए यांत्रिक अपक्षय के कारण प्रसार व सिकुड़न द्वारा। अब ये यांत्रिक अपक्षय क्या चीज है? अब यांत्रिक अपक्षय क्या चीज है? तो सिंपल सी बात है, भौतिक अपक्षय जानो, वो यांत्रिक अपक्षय है। भौतिक अपक्षय यानी प्रकृति के द्वारा जो अपक्षय होता है वो क्या कहलाता है? यांत्रिक अपक्षय या फिर भौतिक अपक्षय। यानी तापमान है, कोई वस्तु है उसका तापमान है। अब तापमान कोई मतलब ये कोई धरातल का भाग है, ठीक है। अब तापमान के कारण होता है ये फैल जाता है, तापमान के कारण क्या हो गया है? फैल गया है। और तापमान अधिक होने से फैल गया है और तापमान कम होने के कारण सिकुड़ गया है, ठीक है। तो किसका रोल है इसमें? प्रकृति का रोल है, हमारा रोल थोड़ी ना है। तो किस क्या है? यांत्रिक, यानी गति हुई है इसमें, ठीक है। यंत्र की तरह कार्य का है, फिर भी क्या है? ये भौतिक है, किसी का यानी नेचुरल है, किसी ने कुछ किया है क्या? किसी ने कुछ नहीं किया है, तो वो क्या होती है? यांत्रिक अपक्षय होता है। जैसे चट्टाने हैं, एक तो जैसे रासायनिक अपक्षय, रासायनिक मतलब कोई रसायन, किसी के ऊपर रसायन डाला तो वो रसायन के द्वारा कोई परिवर्तन आ जाए तो वो रासायनिक अपक्षय होता है। जैसे तेजाब है, अब तेजाब कहीं पे डाल दें तो वहां चट्टाने नुकसान होगा नहीं होगा। जहां पे अम्लीय वर्षा होती है तो उसमें रसायन होता है, उसमें अम्ल होता है, तो वो चट्टानों को क्या है? नुकसान पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा। तो वही है, वो अपर्दन कौन सा हो गया? रासायनिक अपर्दन हो गया। और ये प्रकृति के द्वारा हो रहा है, नेचुरल हो रहा है, तो कौन सा है? यांत्रिक या फिर भौतिक अपक्षय। आगे, चट्टानों के ऊपरी पदार्थ हटने से दबाव कम होने लगता है। यानी कि जैसे ओनियन अपक्षय, नाम सुना है? ओनियन अपक्षय, ओनियन कहने और प्याजियन कह, प्याजू जानो, ठीक है। ओनियन अपक्षय मतलब कोई चट्टान है, मान लो ये चट्टान है, ठीक है। अब प्याजिये में क्या पाई जाए? परता पाई जाए। अब परता जे प्याजियन काटोगा, एक छिलको उतर गयो ले तू खा ले, एक छिलको ले तू खा ले, अलग अलग हो सके नहीं, ठीक है। तो वही सिचुएशन इसमें चट्टानों में होती है। यानी कि ये मान लो कोई क्या चट्टान है, अब इस चट्टान के अंदर बात करें तो ताप के कारण ताप अधिक हुआ तो क्या हो गया? ये चट्टानों का प्रसार हो गया है। और अचानक वर्षा हो गई तो क्या हो गया है? चट्टानें सिकुड़ गई है। एक बार फैल रही है, एक बार सिकुड़ रही है, तो क्या हो रहा है? भौतिक अपक्षय हो रहा है। और चट्टानों में क्या है? ये पहलो छिलको है वो उतर जाओ, क्यों जगो? पहलो छिलको है ऊपरों उतर जाओ, वो छिलको उतर जाओ, ठीक है। तो एन के बोले भाई ओनियन अपक्षय बोले, यानी प्याज को एक छुंद को क्या हो गयो? पन्ना हो गयो, ठीक है। अब बाद में क्या हो? वही ताप एक बार ज्यादा एक बार कम, फिर क्या हो? दूसरो छुंद को उतर जाओ, ठीक है। तो यहाँ की है आ प्रक्रिया चलती रहेगी। तो एन के बोले ओनियन अपक्षय, क्या बोले? ओनियन अपक्षय, यानी प्याज की तरह की होने ला रही है, चट्टान की समार होने ला रही है, चट्टान टूटती जा रही है, किसकी तरह? प्याज की तरह, ठीक है। तो इसे कहते हैं ओनियन अपक्षय। तो ये क्या बात आई थी? यानी कि चट्टानों के ऊपरी दबाव हटने से, अब दबाव ऊपर का हटता जा रहा है, एक चट्टान हट गई है, एक परत हट गई है, तो दबाव क्या हो गया है? कम हो गया। फिर दूसरी हट गई तो और कम हो गया। ऐसे ऊपरी चट्टान का क्या है? दबाव कम होता जा रहा है। दबाव हटने के कारण तो क्या होता है? इसमें संधियां पड़ सकती है। दबाव हट गया है तो नीचे हो सकता है संधियां पड़ जाए, ठीक है। तो दूसरा एक कारण ये भी है। फिर है भू संतुलन के से उत्पन्न भूगर्भिक हलचलों द्वारा। अब अंदर कोई हलचल हो जाए, यानी कि अंदर से कोई हलचल जो आंतरिक बल कार्य कर दे, यानी भूकंप आ जाए, भूकंप तो है, मतलब भूकंप से ये चट्टानें बन रही है, सॉरी ज्वालामुखी से बन रही है, भूकंप आ जाए तो भूकंप की सिचुएशन में चट्टानें हिलेगी, ये हिलेगी, और यहां से मान लो दो भाग हो गए तो क्या बन गई? संधियां बन गई। तो संधियां बन सकती है लेकिन संधियां पाई नहीं जाती है। बात समझ में आ गई होगी? आगे सेलों में बाकी सेम सही है। आगे चलते हैं 7 नंबर पॉइंट। ये सारी चीज आप समझ गए हो, एकदम विद्वान बन गए हो आप, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। तो कितने नंबर? 7 नंबर देखिए। अब 7 नंबर में क्या है? 7 नंबर में आग्नेय चट्टानों का रासायनिक अपचय बहुत कम होता है। तो आग्नेय चट्टानों का रासायनिक अपचय बहुत कम कैसे होता है? एक बात तो ये,
आंतरिक भाग में भी पाई जाती है, आंतरिक भाग में ज्यादा पाई जाती है। तो अंदर तक तो कोई रासायनिक अपचय होने का सवाल ही पैदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनमें पानी प्रवेश नहीं कर सकता। एक बात ये भी है, यानी कि पानी प्रवेश करता है तो कोई चीजें है वो पानी के कारण, पानी लगने से क्या है उसमें रासायनिक अपचय होता है। जैसे आपने सुना होगा, लोग जंग लाग गयो, जंग को लाग गयो कि वो क्या चीज है, रासायनिक अपचय है। किसके कारण लगता है जंग, तो जल के कारण, ठीक है। तो एक कारण हो गयो, समझ में आई बात है, यानी कि इसमें पानी से संपर्क नहीं है, इसके कारण क्या है, इसमें अपचय नहीं होता। कौन सा अपचय, रासायनिक अपचय। जैसे लोहे के जंग के कारण लगे, पानी लगे लगे, बाहर रख दो मेघमा, बारिश हो रही है उस टाइम बाहर पड़ा है तो पानी ऊपर गिरेगा तो जंग लग जाएगा, 4 दिन बाद भी देख लेगा जंग लगा मिलेगा। तो वैसे ही ये जो चट्टाने हैं इसका पानी से संपर्क नहीं है, पानी तो इसके अंदर जाता ही नहीं है, और जाता है तो जोड़ों के माध्यम से जा पाता है, कहीं भी जाएगा तो पानी अंदर नहीं जाता है, तो रासायनिक अपचय भी बहुत कम होता है। फिर आगे, क्योंकि इनमें पानी का प्रवेश नहीं होता, और अगर कुछ पानी प्रवेश करता है तो केवल जोड़ों के माध्यम से। उसके बाद में 8 नंबर की बात करें तो आग्नेय चट्टानों में यांत्रिक अथवा भौतिक अपचय अधिक होता है। अब यांत्रिक अथवा भौतिक अपचय क्यों होता है, तो खुद ही कठोर है, खुद ही क्या है, बहुत कठोर है। अब कठोर चट्टान है, उसके ऊपर अगर ताप के कारण वो फैल गई है और अचानक वर्षा हो जाए तो कटाक्का पाटेगा, कटर 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 अपचय हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, भौतिक अपचय अधिक होता है, ठीक है। तो आग्नेय चट्टानों में यांत्रिक अथवा भौतिक अपचय क्या होता है, अधिक होता है। अधिकांशतः धात्विक खनिज, बहुत महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जी क्या, यानी कि खनिज इकट्ठे मिले, खनिज इकट्ठे मिले तो आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। कौन से चट्टानों में मिलते हैं, आग्नेय चट्टानों में कौन से खनिज, तो धात्विक खनिज, लोहा है, चांदी है, तांबा है, ये सारे के सारे कहां पे मिलते हैं, तो आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। और अवसादी की बात आ जाए तो वहां पे कौन से खनिज मिलते हैं, अवसादी में अधात्विक खनिज और प्लस में ईंधन खनिज, सारे के सारे कहां पे मिलते हैं, तो अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। वो आगे आने वाली सारी की सारी ये विशेषताएं समझ में आ गई हैं, कोई दिक्कत है आग्नेय चट्टानों में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रकार के बारे में हो सकता है आपके क्वेश्चन ना आए, ठीक है, इतनी समझ में आ गई है तो भी बहुत बढ़िया बात है। और प्रकार मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं जल्दी जल्दी, यानी प्रकार कौन कौन से हैं, चट्टानों के प्रकार, कौन से चट्टानों के, आग्नेय चट्टानों के प्रकार। अब आग्नेय चट्टानों के प्रकार के बारे में बात करें तो ये लो जी, प्रकार आपके सामने है। प्रकार की बात करें यानी कि चट्टानें कितनी प्रकार की, 3 प्रकार की। पहली कौन सी, आग्नेय चट्टान। अब आग्नेय चट्टानों के भी क्या प्रकार, अब कौन कौन से प्रकार, तो आग्नेय चट्टानों के प्रकारों का वर्गीकरण कितने आधार पर है, तो एक तो है उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर है, उत्पत्ति की, बने की है, उत्पत्ति कैसे हुई। तो एक पहला कौन सा है, आंतरिक आग्नेय चट्टान। आंतरिक आग्नेय चट्टान मतलब है धरातल गए अंदर अंदर, बेथोलित, लेकोलित, फेंकोलित, नाम सुनेड़ा वाला वे डिजाइन सुहाव नहीं वो, ठीक है। फिर दूसरी है बाह्य आग्नेय चट्टान, मतलब है धरातल गए ऊपर। अब आंतरिक में किसी किसी है तो 2 प्रकार है, एक तो किसी है बहुत अधिक गहराई में पाई जाए, बा किसी वह पताल तोड़िए, कौन सी, पताल तोड़िए अत्यधिक गहराई में पाई जाती है वो वाली। दूसरी कौन सी है, मध्यवर्ती, यानी बीच बिचाड़ेगी, ना नीचे बहुत ज्यादा ना ऊपर बहुत ज्यादा, बीच बिचाड़ेगी, ठीक है। तो वो अब जैसे अत्यधिक गहराई, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि पताल तोड़िए चट्टानों का उदाहरण है कौन सा, ग्रेनाइट। सारों गहराई गहराई में के पाई जाओ, ग्रेनाइट पाई जाओ, ठीक है। उसके बाद में ऊपरी ऊपर क्या पाया जाएगा, वो भी ग्रेनाइट है, धरातल के ऊपर भी क्या पाया जाएगा, ग्रेनाइट। महाद्वीपों का निर्माण किससे हुआ है, ग्रेनाइट से हुआ है, ठीक है। तो ऊपर भी ग्रेनाइट और अत्यधिक गहराई में भी क्या, ग्रेनाइट पाया जाता है। आगे मध्यवर्ती, अब मध्यवर्ती में कौन कौन से उदाहरण है, तो एक तो कौन सा है, ये वाले जो शिलाकृतियां बन रही थी, बेतोलित है, लेकोलित है, सील है, डाइक है, फेंकोलित है, लोपोलित है। तो ये सारी की सारी संरचनाएं कौन सी है, तो ये मध्यवर्ती के उदाहरण है, किसके उदाहरण है, मध्यवर्ती की। आगे बात करते हैं बाह्य आग्नेय चट्टानें, तो किस किस प्रकार की होती है, तो बाह्य आग्नेय चट्टानें वो 2 प्रकार से बनती है। एक तो कौन सी, विस्फोटक उद्गार द्वारा निर्मित, यानी कि जैसे ज्वालामुखी का कोई विस्फोट होता है, ज्वालामुखी कोई विस्फोट होता है तो 1 विस्फोट के द्वारा ही क्या होता है,
हेलो हेलो। अरे गुरुजी यार आज तो कौन आई लगा क्लास सब आ रहे के दे यार तो इन्हें पेपर है लियो एक मिनट मैं बाद में बात करूं यार ऑनलाइन क्लास। देखिए उत्पत्ति के आधार पर, अब उत्पत्ति के आधार में बाह्य आग्नेय चट्टानों की बात करें तो बाह्य आग्नेय चट्टानों में विस्फोटक उद्गार द्वारा निर्मित, विस्फोटक मतलब है जैसे ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो वो दो प्रकार से होता है। एक तो विस्फोटक उद्गार मतलब एक विस्फोट होता है और पूरा मैग्मा बाहर, ठीक है। दूसरा होता है यानी कि एक ही केंद्र से उद्गार हो रहा है, ये तो कैसे हो रहा है, एक ही केंद्र से उद्गार हो रहा है, ठीक है। एक ही केंद्र से क्या हो रहा है, उद्गार हो रहा है। दूसरा अगर कोई दरार है, अगर कोई दरार है उसके अंदर से मेग्मा बाहर निकल रहा है तो वो कौन सा हो जाता है, दरारी उद्गार वाला ज्वालामुखी। अब इससे तो क्या बनते हैं, विस्फोटक उद्गार वाले से तो पर्वत बनते हैं, क्या बनते हैं, ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। अब ये जो दरारी उद्गार है ये बहुत ही लंबी दूरी तक क्या है, फैल रहा है, एक दरार के माध्यम से मेग्मा बाहर निकल रहा है और फैलता जाता है, तो इससे क्या बनते हैं, तो इससे बनते हैं पठार, इससे क्या बनते हैं, पठार बनते हैं। समझ में आ रही बात। यानी कि पहला कौन सा है, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों में, यानी कि बाह्य आग्नेय चट्टानों की बात कर रहे हैं ना, बाह्य आग्नेय चट्टानें, तो इसमें है विस्फोटक उद्गार, तो ये है विस्फोटक उद्गार, इससे तो क्या बनते हैं, ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। और दूसरा है दरारी उद्गार, तो इससे क्या बनते हैं, ज्वालामुखी पठार बनते हैं। जितने भी पठार बने हैं दरारी उद्गार से बने हैं, ठीक है। अब एक कणों की बनावट के आधार पर, तो ये बहुत गहराई की बातें हैं, ये मत याद रखना, याद ही नहीं होने वाली है, किसी की हिम्मत नहीं है इसको याद करके दिखा दे, हिम्मत है क्या, हिम्मत है क्या इसको याद करके दिखा दे, नहीं याद होने वाली मुझे पता है, ठीक है। यानी पैगमेटिक यानी बहुत बड़े कणे वाली, और पेन फिर छोड़ो, अगर याद कर ले तो मेरी तरफ से 100 रुपये इनाम है भाई, बनाने पड़ेंगे सारे सारे, ठीक है। आगे चलिए, आगे क्या है, इसमें से क्वेश्चन शायद आपके ना आए भाई, बहुत गहराई की बातें हैं, याद करो तो आपके पास नोट्स है ही, उसमें से याद कर लेना, ठीक है। अब देखिए आगे रासायनिक संगठन के आधार पर, अब इसमें से क्वेश्चन आ सकता है रासायनिक संगठन के आधार पर, यानी कि बनावट कैसे हुई है, बने कैसे हैं, तो एक तो अम्लीय, एक तो कौन सा, अम्लीय, मतलब अम्लीय आग्नेय चट्टान। देखिए एक होता है पीएच, क्या होता है, पीएच। अब जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है वो तो कौन सी होती है, अम्लीय। और पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, यानी 7.2 5 8 कितने भी हो, 9 पॉइंट हो, कितने भी पॉइंट हो, क्या हो जाएगी, क्षारीय होती है, ठीक है। अब यहाँ पे उल्टा सिस्टम है, यहाँ पे वो वाला सिस्टम है नहीं है। अम्लीय मतलब है जिसमें सिलिका की मात्रा क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है, वो तो क्या होती है, अम्लीय। और कितने, लगभग 65% से 85% के बीच में पाई जाती है सिलिका की मात्रा, ठीक है। तो वो कौन सी है, अम्लीय है। जिसमें सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है तो वो कौन सी है, क्षारीय है। एक है मध्यवर्ती, यानी कि बीच बिचाड़ा की, यानी कि सिलिका की मात्रा ना तो कम है और ना ज्यादा, वह कौन सी है, मध्यवर्ती है, यानी इसमें 65 से 85 है, ठीक है। और ये क्षारीय है, तो क्षारीय में कितनी है, तो 40% से 65%, ठीक है। अब इनके बीच में यानी कि 65 से 60 के बीच में पाई जाती है वो कौन सी है, मध्यवर्ती है। और 40 से भी कम पाई जाती है वो कौन सी है, तो अल्ट्रा बेसिक है। अब इसके बारे में यही ध्यान रखो, अम्लीय मतलब सिलिका की मात्रा अधिक, दो याद रखो, आपको दो याद रखने हैं, ज्यादा नहीं रखने हैं। एक तो अम्लीय यानी कि सिलिका की मात्रा अधिक पाई जाती है वो, और क्षारीय मतलब सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है, इतने दो याद रखो, दो ही बहुत है। समझ में आई बात। तो ये मेरी तरफ से क्या हो गई है, आग्नेय चट्टानें कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं किस पे, अवसादी चट्टानों पे। और कौन सी शादी, अवसादी, किसकी शादी, अवसादी, ये लो जी अवसादी। अवसादी यानी कि क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानें। अब अवसादी चट्टानें क्या होती है, सिंपल सी बात है, कहीं पे भी कोई भी स्थलाकृति है, आप बैठे हो कोई ना कोई चट्टान पे बैठे हो, ठीक है, यानी कि धरातल के ऊपर सारी चीजें क्या है, चट्टान है, यानी कि जो कहीं भी आपको दिखाई दे रही है वो क्या है, चट्टान है, ठीक है। अब चट्टान का क्या होता है, अपरदन होता है, टूटती है चट्टान,
टूटती है, टूटती नहीं है क्या? और टूटकर वायु द्वारा उड़कर दूसरी जगह जाकर जम जाती है, या फिर जल के साथ बहकर है वो दूसरी जगह जाकर जम जाती है। अब जो एक के बाद उड़कर या बहकर जाकर जमा हो रही है तो वो क्या है? अवसाद कहते हैं। अरे कचरा ने क्या बोला है? अवसाद। टूट गई है, अब मलबो माले मकान फोड़ लिया, वो कचरो बच गई, वो क्या है? अवसाद है। और वो खड़ी से जाके गिर गया होगा तो वो यानी कचरो है, वो बेड़ो करके खड़ी ठोक किया होगा बारे है तो बढ़ जाके जम गयो। कौन जम गयो? जम गयो नहीं तो वो क्या हो गयो? अवसाद जम गयो। तो अवसाद ने जमने के बोला है अवसादी। समझ भाई बात? अब वो तो थारे द्वारा गयो तो अगर अपना आप ही जाए तो पवन के द्वारा उड़ के भी मिट्टी दूसरी जगह जाकर जम सकती है, चट्टाने दूसरी जगह जाकर जम सकती है, तो उसे क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान। यानी आग्नेय चट्टाने टूटकर उड़कर दूसरे स्थान पर जाकर जमा हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अवसादी चट्टाने कहते हैं। सिंपल सी बात समझ में आ गई। अब अवसादी चट्टाने टूटकर जाकर जमा हो रही है तो एक बार में तो नहीं होगी। अब थे मान लो मकान फोड़ कर वो कचरो गिरी है बार है, बैंक ऊपर हो सका तो कोई और जाके और ठोकिया तो थे गिर गया बा एक परत, बैंक ऊपर कोई आदमी जाए और ठोकिया तो बाकी है दूसरी परत। तो अवसादी चट्टाना में क्या पाई जाए? परता पाई जाए। सिंपल सी बात और उदाहरण देऊं, टिब्बड़िया देखे टिब्बड़िया। अब रेतो आगे एक बार जम गयो एक परत, फिर अगली साल और आगे जम गयो दूसरी परत, फिर अगले साल और आगे जम गयो तीसरी परत। तो क्या पाई जाए? मां परता जाए पाई जाए। जो चट्टान परतों के रूप में परत दर परत जमा होती जाती है क्या कहलाती है? अवसादी चट्टाने कहलाती है। कचरा नहीं के बोले अवसाद। ठीक है, अवसादी चट्टान या शेल की बात करें, देखिए आ जाए टॉपिक पर, यानी कि अवसादी शेल का निर्माण है अवसादों के समूहन से होता है। समूहन मतलब है इकट्ठा होने से होता है। ठीक है, अब सेंडिमेंट्री शब्द कौन सी भाषा? अरे मैं को समझ में ना बैठे कौन सी भाषा? लेटिन भाषा। ठीक है, या फिर ग्रीक भाषा। ये शब्द कौन सी भाषा का है? तो लेटिन का या फिर ग्रीक का। दो ही भाषा है जठा लगभग शब्द बने रहे। ठीक है, तो कौन सी भाषा? यानी सेंडिमेंट्री शब्द है वो कौन सी भाषा का? लेटिन भाषा के शब्द सेंडिमेंटम से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है नीचे बैठना। क्या अर्थ हो गया है? नीचे बैठना। अब थे गया ट्राली भर गई कचरो गिरी है, वो कचरो है। ठीक है, और मैं गया बाद में भी कचरे के ऊपर एक ट्राली और ठोकी। ठीक है, एक ट्राली कचरो और ठोकी ऊपर तो आज थाली तो नीचे बैठ गई, थाली क्या होगी? नीचे बैठ गई। अब इन ऊपर कोई और बंदो गयो वो और ठोकिए और बंदो हो गयो मान लो पड़ोसी। ठीक है, तो वो एक ट्राली और ठोकिए तो क्या हो गया है जी? ऊपर वाली चट्टानों का दबाव बढ़ गया है नीचे वाली चट्टानों पर, तो ये क्या है? जमनी शुरू हो गई है और इसे क्या कहते हैं? नीचे बैठना। और नीचे बैठने का कारण क्या बने रही है? अवसादी चट्टाने बनी है। तो नीचे बैठना वास्तव में चट्टानी चूर्ण के एकत्र होकर नीचे जमा होते जाने से अवसादी सेलों का निर्माण होता है, जिसमें अवसाद की एक के बाद एक परतें जमती जाती है। अवसाद की एक के बाद एक परतें जमती जाती है तो क्या पाई जाती है? परतें पाई जाती है। सिंपल सी बात है, यानी कि निक्षेप है एक के बाद एक परतों के रूप में जमता जाता है, वही क्या कहलाती है? अवसादी चट्टाने कहलाती है। जो अब बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, क्या? यानी संपूर्ण पृथ्वी है उसके 75% भाग पर कौन सी चट्टाने पाई जाती है? अवसादी चट्टाने पाई जाती है। यानी कि ऊपर जो चट्टाने हैं लगभग क्या है? अवसादी है। और कटी ज्वालामुखी उद्गार देखोगे देखोगे, यानी वो हर जगह नहीं पाया जाता है। जहां प्लेटों के किनारे टकराते हैं या प्लेटों के किनारे वाले भाग, वहां पे ज्वालामुखी मिलेंगे। हर जगह ज्वालामुखी थोड़ी ना मिल जाएंगे। तो वो आग्नेय चट्टाने तो हर जगह नहीं है, जो विशेष जगह है वहीं पे पाई जाएंगी। और ये उड़ उड़ कर जमा होने वाली तो सब जगह पाई जाएगी। तो सबसे ज्यादा कौन सी है? अवसादी है। रट्टा मारने की जरूरत है क्या? यानी कि उड़ उड़ के जमा हुई है, अवसाद से जमा हुई है, वो अवसादी सबसे ज्यादा पाई जाती है। कितनी? 75% भाग पर। ठीक है, फिर है इसलिए इसे पर्दा चट्टान कहते हैं। एक के बाद जमा हो रही पर्दा चट्टान। अवसादी सेलों का निर्माण जल और स्थल दोनों में होता है। दोनों में होता है, बिल्कुल होता है। कैसे होता है? मान लो ये स्थल भाग है, स्थल भाग में आपने कचरा डाल दिया, अवसाद जमा हो गया है। और पवन है यहाँ पे, मान लो ये छोटे छोटे सूक्ष्म कण है, वो छोटे छोटे मिट्टी के कण जमा कर दिए, अवसाद जमा हो गया है। अब नदी क्या करेगी? अब नदी है मिट्टी को काट कर कहां जमा करेगी? जल में करेगी, तो जल में भी जमा होता है। तो दोनों में होता है। तो इसमें है वो क्या पाए जाएंगे? जीवाश्म भी पाए जाएंगे। क्यों?
मान लो ये आपने मिट्टी ये डाली है, ये कचरा गिर के आए थे आप पहले, तो इसमें क्या नीचे छोटे छोटे पौधे तो थे, छोटे छोटे पौधे थे, इसके जहां पे भी डालोगे वहां पे पौधे मिलेंगे, तो वो पौधे क्या है, नीचे नीचे दब गए हैं, तो क्या है, जीवाश्म है। हो सकता है बैंक छोटा मोटा जीव है, कोई मुंदरो कोई और कोई जानवर हो है, ठीक है, तो वो नीचे दब गया है, तो वह क्या चीज है, जीवाश्म है। तो कौन सी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। परतदार होती है, जीवाश्म पाए जाते हैं, और जल में भी पाई जाती है, स्थल में भी पाई जाती है। आगे चलते हैं। इसलिए परतदार ये अपरदन और अपचय के कारण चट्टानों का मलबा जल में लगातार एक के बाद एक तह के रूप में जमा होता जाता है, जिससे परतदार अवसादी सेलों का निर्माण होता है। समझ में आई बात? तो सेलें सिंपल है, समझ में आ रही है सारी की सारी विशेषताएं, सारा प्रश्न कर दोगे आप, इतने कोई मुश्किल इसमें नहीं है, मुश्किल क्वेश्चन आएगा भी नहीं आपके। फिर है स्थल भाग पर पर्वतों की तलहटी में नदियों द्वारा, अब नदियों द्वारा क्या होते हैं, कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं, कंकड़ पत्थर के जमा होते रहने से जिससे कई किलोमीटर की लंबाई में जलोढ़ पंख का निर्माण हो जाता है, और यह जमाव एक निश्चित क्रम में होता है, और पहले बड़े कण जमा होते हैं। जलोढ़ पंख भी कौन सी चट्टानों के उदाहरण है, अवसादी चट्टानों के उदाहरण है, तथा इसके बाद में महीन कण जमा होते हैं। कणों का यह जमाव कणों के भार एवं परिवहन के कारकों की शक्ति पर क्या होता है, आधारित होता है। तो सिंपल सी बात है, जो जलोढ़ यानी कि नदियां हैं वो अपना निक्षेप ले जाती है, तो सबसे पहले तो बड़े बड़े जो पत्थर है उनको जमा करती है, तो वो जलोढ़ पंख कहलाते हैं, तो वो क्या है, अवसादी चट्टानें। फिर आगे अपने मार्ग में जहां पे जाएगी तो तटबंध बनाती है, नदियां अपने किनारे बनाती है, यानी ये नदी है मान लो, अपने किनारों पर मिट्टी जमा करती है, तटबंध का निर्माण करती है, तो वो भी क्या है, अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। तो इस प्रकार से है वो वायु द्वारा भी बनती है और आपके द्वारा भी बनती है, जैसे कचरा डाल के आए थे वो वाला, और जल द्वारा भी, किसके द्वारा, नदी द्वारा भी जमा होता है। अब इनकी विशेषताएं कौन कौन सी है देख लेते हैं। आप समझ गए होंगे विशेषताएं, वैसे तो आप समझ गए हो, और विशेषताएं क्या क्या है, तो ये लो जी आपकी स्क्रीन पे है, देखिए विशेषताएं क्या विशेषताएं है। तो पहली विशेषता कौन सी है जी, भाई आगी है, नीचो के कोनी किन की जम जाए, कि कोई ऊंदरो कोई कोई बूंडियो बांडियो किन की के नीचे दब जाए कचरे के, तो वो क्या है, बेंगो जीवाश्म है पायो जाए। तो पहला ही विशेषता क्या है, अवसादी सेलों का निर्माण है चट्टानी चूर्ण। चट्टानी चूर्ण यानी कि जो चट्टाने आगे चट्टाने थी वो टूट कर जाकर दूसरी जगह जमा हो गई, तो चट्टानों की हो वो चूर्णी हो, ठीक है। फिर जीवाश्म एवं वनस्पतियों के सूक्ष्म अवशेषों से होता है, यानी कि जैसे बालू का स्तूप की बात करें, या मिट्टी उड़कर दूसरी जगह पे जाके जमा हो जाएगी। अब जब जमा होगी तो नीचे क्या होगा, वनस्पति जम जाती है, और वनस्पति जम जाएगी तो क्या पाए जाएंगे, जीवाश्म पाए जाएंगे। यानी अवसादी चट्टान किससे बनी होती है, एक तो चट्टानी क्या पाया जाता है जी, चूर्ण पाया जाता है, फिर जीवाश्म पाए जाते हैं, और क्या पाए जाते हैं, वनस्पतियां पाई जाती है, ठीक है। आपको उदाहरण दूं मैं, बहुत ही बढ़िया सा उदाहरण की बात करें अपने, जहां पे आज राजस्थान का मरुस्थल है, जहां पे आज राजस्थान का मरुस्थल है, पहले वो कैसा था, मैदानी भाग था, वहां पे सरस्वती नदी बहती थी, और कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं वो तैतीस सागर वहां पे स्थित था, और धीरे धीरे मिट्टी आती गई और जमा होती गई, और किस में बदल गया, मरुस्थल में बदल गया, और नीचे जितने भी वनस्पति थी वो क्या हो गई है, अंदर दब गई है। और अंदर मान लो पेड़ पौधे अंदर दब जाते हैं, तो अत्यधिक गहराई और दबाव के कारण पेड़ पौधे किस में बदल जाते हैं, कोयले के रूप में। किसके रूप में, कोयले के रूप में। और ये कोयला किसका उदाहरण है, अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। किस में पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। और क्या है ये, तो जीवाश्म है। क्या है, जीवाश्म है, जीवों का अंश है, या फिर वनस्पति का अंश है। समझ में आ रही बात। तो अवसादी चट्टानों में क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म में पाए जाते हैं। समझ में आ रही बात ना। आगे चलते हैं, फिर आगे चलिए। भूपृष्ठ के, अभी बात बताई थी आपको, भूपृष्ठ के कितने प्रतिशत भाग पर है, 75% भाग पर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है ये।
यानी भूपृष्ठ के 75% भाग पर अवसादी सेलें पाई जाती है। तो शेष 25% भाग पर दोनों आ जाएगी। शेष 25% भाग पर आग्नेय और कायांतरित दोनों चट्टानें पाई जाती है। प्रश्न आता है यानी कि पृथ्वी के सर्वाधिक भाग पर कौन सी चट्टानें पाई जाती है, तो कौन सी अवसादी चट्टानें पाई जाती है। लेकिन संपूर्ण क्रस्ट के निर्माण में इसका योगदान केवल 5%। समझ में आई ये बात? आगे वाली समझ में आई? यानी कि जैसे ये पृथ्वी है, इसके ऊपरी भाग में तो क्या है, अवसादी ही अवसादी चट्टान है 75%। लेकिन जो क्रस्ट की मोटाई कितनी है, तो कोई तो मानता है 30 किलोमीटर है, कोई मानता है 100 किलोमीटर है। तो इस संपूर्ण भाग की बात आ रही है। अब इस संपूर्ण भाग में कितनी पाई जाती है, तो 5% ही पाई जाती है, क्योंकि अंदर ही अंदर क्या, नीचे से मेघमा आया और अंदर ही चट्टानों में जम गया है। तो कौन सी चट्टान है, वो आग्नेय चट्टान है, अवसादी नहीं है। अवसादी तो ऊपर जो कचरा निक्षेप जमा हुआ है वही अवसादी चट्टान है, तो वो ऊपरी ऊपर पाया जाता है। यानी ऊपरी जो भाग है उसके तो कितने प्रतिशत, 75%। और पूरी क्रस्ट की अगर बात करें तो कितना प्रतिशत, 5%। ठीक है। फिर है शेष 95% भाग आग्नेय और किससे बना है, कायांतरित से बना है। क्योंकि अब देखिए, अगर अवसादी है अंदर तो वो क्या बन गई है, कायांतरित बन गई है। क्यों बन गई है, अंदर दबाव है, तापमान ज्यादा है, तो क्या बन गई है, कायांतरित बन गई है। तो अंदर क्या है, यानी कि पूरी क्रस्ट की बात करें तो कौन सी पाई जाएगी, आग्नेय और कायांतरित चट्टानें 95% पाई जाती है। इसके बाद में बात करें अवसादी सेल का विस्तार क्रस्ट के ऊपरी भाग पर पाया जाता है, ये बात हो गई है। 3 नंबर पे बात करते हैं, अवसादी सेलों में परतें पाई जाती है, एक के बाद एक जमा होती जा रही है। पहला तो वो बैठो गयो कचरो गिरी हो, फिर मैं गयो, मैं ठोकी एक ट्राली और, ठीक है, फिर वो दूसरो गयो, वो एक ट्राली और ठोकी हो। तो क्या है ये क्या है, ये परतें ही तो है। ये क्या है, परतें ही है। यानी पहले एक परत के रूप में निक्षेप जमा हो गया है, फिर दूसरा परत के रूप में निक्षेप जमा हो गया है। तो परतें किसमें पाई जाती है, अवसादी चट्टानों में पाई जाती है। फिर इन सेलों में जीवाश्म पाए जाते हैं। माँ की दबगियों को नहीं थे संभालियों को नहीं, कौन दब गया माँ, ठीक है। छोटा मोटा जीव जरूर दब गया है, छोटा मोटा पेड़ पौधा जरूर दब गया है, ठीक है। तो वो क्या है, जीवाश्म है। जैसे अपने राजस्थान में थार के मरुस्थल की बात करें, जो बीकानेर बेल्ट है, यहाँ पे लिग्नाइट कोयले की भंडार है। आपको बताया पहले कि कौन सा था, 33 सागर था, और क्या जमा हो गई, मिट्टी जमा होती गई और पूरा मरुस्थल बन गया। तो नीचे क्या दब गई जी, वनस्पति दब गई, कोयला बन गया। ठीक है। तो आगे बात करते हैं, इन सेलों में रवे नहीं पाए जाते, रवे नहीं पाए जाते हैं। अब चॉकलेट बर्गर रवा नहीं, वह कठोर चट्टाना में पाया जाए। आ चट्टान की है, मुलायम है, मिट्टी कैसी है, तो मुलायम ही है। तो ये इसमें रवे नहीं पाए जाते हैं। जल आसानी से रिस सकता है इसके अंदर। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट, आग्नेय सेलों की तरह, आग्नेय सेलों की तरह इसमें बड़े बड़े स्थल रूप, आग्नेय सेलों की तरह इसमें बड़े बड़े स्थल रूप जैसे बेथोलिथ। अब आग्नेय सेलों के बारे में बात करें तो मैंने अब ज्यादा बताया नहीं आपको, क्योंकि आगे चर्चा आने वाली है। अब ये क्या चीज है मैं बता देता हूँ। चलो आप बात आ गई है तो चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब ये देख लीजिए, अब देखिए आग्नेय जो चट्टानें बनती है ज्वालामुखी के मेग्मा से बनती है। अब ये मेग्मा है वो एक तो विस्फोटक उद्गार द्वारा धरातल के ऊपर पहुंच जाए, जैसे ये ज्वालामुखी शंकु बन जाए, ठीक है, या फिर दरारी उद्गार द्वारा धरातल के ऊपर पहुंच जाए तो कौन सा बन जाए, पठार का निर्माण हो जाए। लेकिन अगर अंदर ही अंदर जम जाता है तो विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनती है, जैसे डाइक है, बेथोलिथ है, सील है। ये लेकोलिथ ऊपर दे रखा है, ये नीचे ही होता है, धरातल के अंदर ही होता है, ये ऊपर दे रखा नहीं, ऊपर नहीं होता है। लेकोलिथ है, ऐसे संरचना बन जाए कौन सी, अपनति और अभिनति के बीच में फैकोलिथ है। एक ऐसी संरचना बन जाए तो कौन सी, लोपोलिथ है। तो इस प्रकार अंदर ही अंदर जम जाता है, तो उससे भी कौन सी चट्टानें बनती है, आग्नेय चट्टानें बनती है। ठीक है। तो ऐसी संरचनाएं अवसादी में नहीं पाई जाती, इसमें जो संरचनाएं पाई जाती है वो अवसादी में नहीं पाई जाती है। यही बात आई है। कहां पे थे, ठीक है। तो
ये बड़ी संरचनाएं हैं जैसे बेथोलित है, लोपोलित है, नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद में बात करें अवसादी सेल संगठित और असंगठित दोनों रूप में होती है। अब संगठित और असंगठित रूप में मतलब टूटी फूटी हवा तो क्या कहलाएगी, असंगठित। और एक जगह संयोजित हो गई है परत के रूप में, नीचे दब गई है वो तो संयोजित हो गई है, तो वो कौन सी होगी, संगठित होगी। संगठित और असंगठित दोनों पाए जाते हैं। अवसादी सेलों का जमाव है वो क्षैतिज रूप में कम मिलता है। ये चट्टानें अपनति और अवनति के रूप में पाई जाती है। देखिए धरातल का जो ऊपरी धरातल है उसका आकार है वो समतल कहीं पे नहीं है, और जहां पे भी जमेगी तो जो स्थलाकृति पहले है उसी के ऊपर जाकर जमा होगी, तो अपनति और अवनति के रूप में पाई जाएगी, एकदम समतल तो नहीं मिलने वाली है। फिर आगे नेक्स्ट 9 नंबर कि इन चट्टानों में संधियां संयोजक तल से लंबवत रूप में मिलते हैं। लंबवत मतलब खड़े मिलते हैं। दो परतों के मिलन क्षेत्र को संयोजक तल कहते हैं। ये कोई खास बात नहीं है, इसके बारे में और बात करें। वैसे मुख्य मुख्य विशेषताएं आ गई है। क्या विशेषताएं थी अवसादी चट्टानों की, तो सबसे पहले तो इनका जमाव है वो परतों के रूप में पाया जाता है, परतें पाई जाती है, जल आसानी से इसके चला जाता है। किससे निर्माण हुआ है, तो वनस्पति है, सूक्ष्म जीव है, चट्टानों के चूर्ण है, इनसे इनका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। जो धात्विक अधात्विक खनिज है और ईंधन खनिज है वो कहां पे पाए जाते हैं, तो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। जीवाश्म इसमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और जो विभिन्न प्रकार के जो ईंधन खनिजों में कोयला है, कोयला प्रमुख उदाहरण है किसका, अवसादी चट्टान का। ये कुछ खास विशेषताएं थी किसकी, अवसादी चट्टानों की। और सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, तो परतें पाई जाती है। ये प्रश्न आता है परतें किस में पाई जाती है, तो अवसादी चट्टानों में। एक बार जमेगी जागे फिर दूसरी बार जमेगी, क्या पाई जाती है, परतें पाई जाती है। ठीक है, अब ये बहुत सारे हैं, इसे ये थोड़ा डिटेल ज्यादा है, आप इतने मत याद रखो चाहे मैं वही प्रश्न आ जाते हैं आपके। अवसादी सेल प्राय प्रेष्य होती है, यानी कि जल आसानी से बढ़िया को नहीं बगे। अवसादी सेल का उदाहरण है बम में हुआ है तो पानी ठमेगी, नीचे जाओ सीधो कितो यान देख है। ठीक है, मैं कितो जाओ चाहिए, कौन सी है, प्रवेश चट्टान होती है। ठीक है, जैसे चूना पत्थर है, किसका उदाहरण है, तो इसी का उदाहरण है, पानी अंदर प्रवेश करके जा सकता है। फिर बात करें अवसादी सेलें प्राय मुलायम होती है, जैसे चिक्का मिट्टी या फिर पंख। पंख क्या होती है, छोटी महीन मिट्टी होती है जो समुद्रों में पाई जाती है। नदियां निक्षेप जमा करती है तो वो महीन मिट्टी, बारीक मिट्टी, वो क्या कहलाती है, पंख कहलाती है। उसके बाद लेकिन कुछ चट्टानें कठोर भी होती है, जैसे बालू का पत्थर। बालू का पत्थर है वो कैसे चट्टान है, कठोर चट्टान है। किसका उदाहरण है, तो अवसादी चट्टानों, अवसादी चट्टानों का। अवसादी सेल प्राय प्रवेश्य वेद्य होती है, प्रवेश तो होती है। ठीक है, और अपवाद स्वरूप कोई मिल सकता है, अप्रवेश भी मिल जाए। लेकिन कुछ अवसादी सेल अप्रवेश होती है, जैसे चिक्का मिट्टी, है उल्टा कर दिया है। चिक्का मिट्टी तो कैसी होती है, प्रवेश होती है, और बलुआ पत्थर है वो कैसा होता है, तो अप्रवेश होता है। फिर अवसादी सेल कोमल होती है और जिसमें इन पर अपर्दन का प्रभाव अधिक पड़ता है। कोमल होती है तो हवा के द्वारा भी उड़ के दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो बहुत ज्यादा क्या होती है, कोमल होती है। अब इनके प्रकारों की बात करें तो प्रकार वही जैसे आग्नेय के प्रकार थे वही इसके प्रकार ऐसे ही हैं, तो ये याद नहीं रखने हैं। वैसे विशेषताओं से प्रश्न आएगा, इतने ज्यादा बातें आपको याद नहीं रखनी है, थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसमें। देखो अवसादी सेलों का वर्गीकरण, अवसादी सेलों का वर्गीकरण है वो निर्माण में भाग लेने वाले अवसादों के अनुसार वर्गीकरण है पहला तो, और दूसरा निर्माण में भाग लेने वाले कारकों के अनुसार है वर्गीकरण है। यानी कि कारक कौन कौन से हैं जो भाग लेते हैं, और ये अवसादों के आधार पर है। अवसाद कौन कौन से होते हैं, तो किस प्रकार के होते हैं, जैसे बालू का पत्थर है, कांगलोमेरेट है, चिक्का मिट्टी है, सेल है, लोइस है। अब जैविक तत्वों द्वारा निर्मित, यानी कि जैविक तत्व कौन कौन से हैं, तो जीवों के किसी न किसी अंश से बने हैं। जैसे चुन्ने का पत्थर है, अब चुन्ने का पत्थर है वो किससे बनता है, चुन्ने का पत्थर है। कोयला है तो कोयला किससे बनता है, पेड़ पौधों से बनता है, तो ये क्या है, जीवों के अंश है। ये चुन्ने पत्थर है
वो क्या है, समुद्री भाग में ज्यादा बनता है। और किससे, छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं जो चूने को खाते हैं, और स्वयं का खोल भी किससे बनाते हैं, उसी से बनाते हैं, ठीक है, और उसी में रहते हैं। तो ये चूने के पत्थर, ये किसका रूप है, जीवाश्म का है। तो जीवाश्म से बने हैं, और ये पदार्थ है इससे मिलकर बने हैं। रासायनिक तत्वों द्वारा निर्मित है, तो क्या मिलती है, खड़िया मिट्टी है, सेल खड़ी है, नमक है, ये किसके उदाहरण है, अवसादी के उदाहरण है। फिर इसमें बात करें तो जलज सेल जो जल में बनती है। फिर वायु द्वारा निर्मित, वायु द्वारा निर्मित होती है। हिमानी सेल तो हिमानी भी अपर्दन करके दूसरी जगह जमा करेगी, तो उससे भी बनती है। तो ये निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। फिर आगे ज्यादा इसमें नहीं पढ़ेंगे, अपने चलते हैं कायंत्रित सेल पे। कौन से सेल पे चलते हैं, कायंत्रित सेल पे। कायंत्रित सेल कहां पे, कायंत्रित सेल, हाँ, रूपांतरित सेल। 3 नंबर कौन सी है, रूपांतरित सेल है। रूपांतरित नाम ही जैसे पढ़ा है, रूपांतरण, क्या, रूपांतरण या रूप परिवर्तन के कारण बनने वाली, किसके द्वारा, रूप परिवर्तन के कारण बनने वाली। अब रूप परिवर्तन के कारण बनने वाली चट्टानें कौन सी है, रूपांतरित या कायांतरित। कैसे बनेगी, 2 चट्टानें पहले पढ़ ली हैं, उन्हीं का रूप परिवर्तन हो जाता है तो क्या कहलाता है, कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टानें कहलाती है। अब नाम इसका रूपांतरित भी मिल सकता है, कायांतरित भी मिल सकता है, और वैसे क्या कहते हैं, तो क्या नाम है जी इसका, मेटामॉर्फिक रोग। मेटामॉर्फिक रोग। आग्नेय और अवसादी चट्टानें क्या होता है, आग्नेय जो अवसादी चट्टानें हैं उसमें ऊपरी दबाव और तापमान के कारण रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो परिवर्तन के कारण कौन सी चट्टानें बनती है, तो कायांतरित चट्टानें बनती है। बात करते हैं इसके बारे में। आग्नेय और अवसादी चट्टानों के रूप परिवर्तन के कारण इन चट्टानों का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टान कहते हैं। यानी रूप परिवर्तन के कारण बनती है, इसलिए क्या कहलाती है, रूपांतरित या कायांतरित या परिवर्तित चट्टान भी कहलाती है। परिवर्तित, परिवर्तन हो गया। फिर अंग्रेजी भाषा का मेटामॉर्फिक, कौन सा शब्द है, ये शब्द मेटामॉर्फिक शब्द है लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा है, तो तीनों शब्द कौन सी भाषा के है, लैटिन भाषा के। अब लैटिन भाषा के मेटामॉर्फस से लिया गया है, और जिसका अर्थ क्या होता है जी, रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब है रूप परिवर्तन। इस प्रकार अन्य चट्टानों के रूपांतरण या कायांतरण से ये चट्टानें बनती है। फिर आगे बात करें, रूपांतरण की प्रक्रिया के कारण चट्टानों का रूप बदल जाता है, लेकिन किसी भी प्रकार का विघटन या वियोजन नहीं होता, टूट फूट नहीं हो रही है। क्या हो रहा है, रूप परिवर्तन ही हो रहा है। अंदर दब गई है, ताप ज्यादा है, ऊपर से दबाव ज्यादा है, तो क्या बदल गया है, रूप बदल गया है, टूट फूटे नहीं हो रहे। ठीक है, कभी कभी रूपांतरित चट्टान का भी परिवर्तन हो जाता है। समझ में आई बात, समझ में आई बात की। देखिए क्या होता है, ओके है, पेड़ है, ओके है, पेड़ है, ठीक है, ई पेड़ पर के करियो थे गया बा एक ट्राली के गिरिया, कतरो गिरिया, ठीक, और नीचे दबतो गयो दबतो गयो दबतो गयो, बहुत साल बाद बहुत नीचे दब गयो, ठीक है। अब बहुत नीचे ये दब गया है, तो ये पेड़, क्या ये पेड़, अब पेड़ किस में बदल गया जी, अब वो पेड़ है वो कोयले में बदल गयो। क्या में बदल गयो रे, कोयला। समझ में आई बात। तो कोयला क्या है, अवसादी चट्टान है। कोयला क्या है, अवसादी चट्टान है। अब ये कोयला अंदर ही अंदर पड़ा रहा, और ऊपर से दबाव बढ़ता गया, और नीचे का तापमान है बढ़ता गया। जितनी गहराई में जाएगा, ऊपर से चट्टानों का जो दबाव बढ़ेगा, तो गहराई में जाएगा तो तापमान भी बढ़ेगा। तो ये किस में बदल गया, कोयला, पहले पहले कोयलो बने पीट, कौन सा बनता है, पीट। फिर बाद में कौन सा, लिग्नाइट। उसके बाद में तो सबसे बढ़िया क्वालिटी कोयला है एंथ्रेसाइट। कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट। तो ये फिर मान लो ये घटिया से किस में बदलता है, बढ़िया में बदलता है, और फिर बाद में ये कोयला किस में बदल जाता है, हीरे के अंदर बदल जाता है। किस में बदल जाता है, हीरे के अंदर। तो ये क्या हुआ है, कोयला था अवसादी चट्टान, अवसादी से एंथ्रेसाइड कोयला होता है, वो कौन सी चट्टान होता है, तो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण होता है। एंथ्रेसाइड कोयला है वो किसका उदाहरण होता है, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण होता है। और फिर वो एंथ्रेसाइड कोयला किसमें बदल गया है,
हीरे में बदल गया है। यानी रूपांतरित चट्टान का भी क्या हो गया है, रूपांतरण हो गया है। तो ऐसा हो सकता है, बात समझ में आई। यानी कि कोई एक पदार्थ बन गया है, उसके बाद दूसरा पदार्थ बन सकता है। ये सीख लेने वाली बहुत बढ़िया बात है। यानी कि आप जितना प्रेशर झेलते हो उतने ही क्या है, बढ़िया बनते हो। नहीं बन रहा है क्या? अरे क्या थी, पेड़ ही तो था, और पेड़ पे आप वो तो कचरा डाल के आए थे, ठीक है, आपको आपने तो गंदा ही किया था उसको, और क्या हो गया, कोयला बन गया और गंदा हो गया। फिर ऊपर दबाव बढ़ता गया, लास्ट में क्या हो गया है, वो करोड़ों में कीमत होगी है, क्या बन गया है, हीरो। तो दबाव झेलना सीखो। क्या झेलना सीखो? दबाव झेल। यानी कि कोई पढ़ाई का प्रेशर है तो प्रेशर झेलना सीखो, तो क्या बनोगे, हीरे बनोगे। सिंपल सी बात ये। तो समझ में आ गई बात क्या कहना चाह रहे हैं। यानी कि रूपांतरित चट्टान का भी रूपांतरण हो सकता है। आगे बात करते हैं, रूपांतरित चट्टान का भी रूपांतरण हो सकता है। देखिए, तो इस प्रकार अन्य चट्टानों के रूपांतरण से कायांतरित चट्टानें बनती है। रूपांतरण की प्रक्रिया के कारण चट्टानों का रूप बदल जाता है। कहां पे थे रे? कभी कभी रूपांतरित चट्टान, ये वाला था ना, कभी कभी रूपांतरित चट्टान का भी परिवर्तन हो जाता है। यानी रूपांतरित चट्टान भी दूसरी रूपांतरित चट्टान में बदले सकती है। अब इनमें से जो प्रश्न ये विशेषताओं से आ सकते हैं, बाकी उदाहरण से आते हैं। यानी कौन सा किससे बना है, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। यानी रूपांतरित चट्टान से रूपांतरित चट्टान और रूपांतरित चट्टान कौन सी बनी है, तो ऐसे आ सकता है। एंथ्रेसाइड कोयले से कौन सा, हीरे का बनना। ठीक है, आगे जैसे जिसे पुनः रूपांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनः रूपांतरण। यानी पहले एक बार रूपांतरित हो गई थी, उसके बाद दोबारा से रूपांतरित हो गई, क्या कहलाती है? पुनः रूपांतरण कहलाता है। यह ज्यादा ताप व ज्यादा दबाव के कारण होता है। पुनः रूपांतरण चट्टान का जब रूप परिवर्तन होता है तो उसे अति रूपांतरण कहते हैं। यानी रूपांतरित हो गई है, फिर उसका दोबारा से रूपांतरण हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? फिर एक बार और रूपांतरण हो गया, यानी बार बार रूपांतरण हो रहा है, क्या कहते हैं? अति रूपांतरण के नाम से जानते हैं। आगे इनकी विशेषताओं पे आ जाते हैं। अब विशेषताएं क्या क्या है, ये विशेषताएं किसकी? रूपांतरित चट्टानों की विशेषताएं। और रूपांतरित चट्टानों की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इनके बारे में बात करें तो सबसे पहले तो और तो कठोर ही, आग्नेय चट्टान तो कैसी थी? कठोर थी। बाकी वे भी अत्यधिक कठोर हुए। क्या हुआ? अत्यधिक कठोर। कायांतरित चट्टानों का निर्माण है अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। फिर आगे, ये चट्टान अत्यधिक कठोर होती है। तो आगे चट्टान तो कैसी थी? कठोर थी। और ये क्या होती है? अत्यधिक कठोर होती है। आगे बात करें, इनमें परतें नहीं पाई जाती, तो परतें नहीं पाई जाती है। जैसे अंदर थी वैसा ही उसमें क्या हुआ है? रूप परिवर्तन हुआ है। अंदर आग्नेय थी, आग्नेय में परतें नहीं है, तो इसमें परतें होंगी क्या? नहीं होगी। ठीक है, तो रूप परिवर्तन होता है, इसमें परतें नहीं पाई जाती। फिर अत्यधिक दबाव एवं ताप के कारण इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। है नहीं, अगर है तो कदों निकट जाओ, क्या बहुत ज्यादा गहराई में है। रूप परिवर्तन कैसे हुआ है? तो बहुत ज्यादा ताप के कारण, बहुत ज्यादा दबाव के कारण रूप परिवर्तन हुआ है। अरे एक पेड़ हो, वो के बन गयो? कोयलो बन गयो। ठीक है, अब कोयलो वो के बन गयो? हीरो बन गयो। ठीक है, अब कैसे बना है? तो कितना उसने ताप झेला होगा, कितना प्रेशर है झेला होगा। तो जीवाश्म तो अट्ठे सारा शरीक हो रहे है। ठीक है, वो जीवाश्म हो, कोयलो के वो जीवाश्म हो, वनस्पति को अंश हो, लेकिन के है के बन गयो? हीरो बन गयो। जीवाश्म है कि कट्टे पेड़ कट्टे जीव, मतलब हीरा, अंतर है ना बहुत ज्यादा। तो इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। आगे, ये चट्टानें अत्यधिक गहराई में पाई जाती है। अब गहराई में है तभी तो ताप ज्यादा है अंदर का, और ऊपर से प्रेशर ज्यादा है, उसी के कारण क्या होता है? रूप परिवर्तन होता है। आगे, इन चट्टानों में उत्तम कोटि का कोयला पाया जाता है। तो उत्तम कोटि का कोयला जैसे एंथ्रेसाइड कोयला है, किसका उदाहरण है? एंथ्रेसाइड कोयला किसका उदाहरण है? इसी का कायांतरित चट्टानों का उदाहरण है। अरे कोयले के प्रकार जानते हो? 4 प्रकार का कोयला हुआ है। कितने प्रकार का कोयला हुआ है? 4 प्रकार का कोयला हुआ है। अरे कोयला ना जानो तो चुनाव हुआ है, तो पार्टी 2 प्रमुख प्रमुख कौन सी है कोयले जगह में? आप बता दो, चुनाव में पार्टी कौन कौन सी है? सर
किसी किसी पार्टी बताओ, बोल लो भाई। अरे कांग्रेस बीजेपी कॉलेज में कोनी हुए, और बताओ है। हाँ एक तो क्या हुआ है, एस एफ आई जानो नहीं, और बता दो, और कोई जानो की, इन्हें कौन जानो कि ए बी वी पी, इन जानो की ए बी वी पी, ठीक है, एक पार्टी आ है। तो ए बी वी पी कौन याद रखनी, के याद रखनी है, के याद रखनी है भाई, ए बी ली पी, क्या याद रखनी है, ए बी ली पी, ठीक है। ए से क्या बन गया रे, एंथ्रेसाइड, एंथ्रे, बी से बिटुमिन्स, क्या बन गया, बिटुमिन्स, एल से लिग्नाइट, और पी से क्या बन गया जी, पीट बन गया। अरे कोयला का प्रकार बोलो आगे, कौन बोलो नहीं, सीधी सी बात है, एबीवीपी पार्टी है, आप एबीवीपी ने क्या बना दियो है, एबी लिपि बना दी है, क्योंकि चुनाव को नहीं है वेब कर, चुनाव को नहीं है तो लिप दी नहीं, सही बात यही है, यानी चुनाव किस लिए नहीं हुए हैं, यानी बीजेपी का बहुमत ना आ जाए इसलिए चुनाव नहीं हुए हैं, तो एबीवीपी को क्या कर दिया, लीप दिया है, यानी एबी क्या कर दी, लिपि कर दी, एबी क्या कर दी जी, लिपि कर दी, और आपा तो क्या कर लियो भी, आ जा भैया काम ले लिया तन। एबिलिपी को ए से एंथ्रेसाइड, बी से बिटुमिन, से एल से क्या हो गया जी, लिग्नाइट, और पी से क्या हो गया, पीट, ए कोयले का प्रकार है। और सारों टॉप क्वालिटी कोयलों की जो है एंथ्रेसाइड है, जो कार्बन की मात्रा है वो 72% अधिक पाई जाए, ठीक है। तो अब एंथ्रेसाइड कोयला किसका उदाहरण है, कायंत्रित या रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण है। समझ में आई ये बातें, आ जाओ तो आगे, याद रहेगी नहीं एबीलिपी, ठीक है। अभी इन चट्टानों में उत्तम कोटि का कोयला पाया जाता है, कौन सा है उत्तम कोटि का, तो एंथ्रेसाइट पाया जाता है, एंथ्रेसाइट उत्तम कोटि का कोयला इन चट्टानों में पाया जाता है। ये में चट्टानें अपनी मूल चट्टानों से अधिक मूल्यवान होती है, तो इसमें क्या है, रूप परिवर्तन हो रहा है तो बहुत मूल्यवान हो गई है। अरे कोयलो क्या में बन गयो, एंथ्रेसाइट में बन गयो, बढ़िया बन गयो, नहीं आंच ज्यादा देने लग गयो, और प्रेशर दे लियो तो क्या बन गयो, हीरो बन गयो, मूल्यवान हो गयो, को नहीं हो गयो, ठीक है, यानी कि प्रेशर झेलना सीख लो। आगे क्या है, इन चट्टानों पर अपक्षय और अपरदन का प्रभाव शीघ्र नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या है, कठोर है, अपक्षय अपरदन को कोई प्रभाव कौन पड़े, कम पड़े वो पड़े तो हीरो है कि तो मैं बरसे चाहिए कि तो तोड़ो पड़े तो क्या फर्क पड़ा, हीरो के कोई फर्क कौन पड़ा, हीरो हीरो ही है, ठीक है। आगे अब देखिए प्रश्न यहां से आता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब क्या महत्वपूर्ण है, तो इनको परिवर्तन से क्या होता है, ठीक है, यानी किससे क्या बनती है, ये प्रश्न आता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है जी, यानी कि आपको सारी यहां पे दी गई है। जैसे आग्नेय चट्टान में बात करें तो कौन कौन होती है, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, गेब्रो है, अब्रक है, डोलेमाइट है, कांग्लोमेरेट है, ये सारे के सारे किसके उदाहरण है, आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है। समझ में आई बात, यानी कि क्या याद रखोगे, अरे चार तीन तो याद रख लो, तीन पक्का याद रख लियो, यानी कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गेब्रो, अब्रक, डोलेमाइट, कांग्लोमेरेट, ये किसके उदाहरण है, आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है। अब इनका अगर रूप परिवर्तन हो जाता है, यानी कि कायांतरण हो जाता है, तो क्या बन जाता है, तो ग्रेनाइट से क्या बन जाती है जी, नीश बन जाए, ग्रेनाइट से क्या बन जाती है, नीश बन जाती है। अब आगे बेसाल्ट, अब वैसे ग्रेनाइट से महाद्वीप बने हुए, बेसाल्ट से क्या बने, महासागर बने। अब इस बेसाल्ट से क्या बन जाता है, एम्फीबोलाइट बन जाता है। उसके बाद गेब्रो की बात करें तो गेब्रो से क्या बन जाता है, सरपेटाइन बन जाता है। उसके बाद में अब्रक की बात करें तो अब्रक से क्या बन जाता है, शिस्ट बन जाता है। फिर डोलोमाइट, अब इस डोलोमाइट से क्या बन जाता है, संगमरमर। अब संगमरमर और किससे बनता है, तो चूने से बन जाता है भाई, चुन्ना पत्थर आ जाए ना, अब चुन्ने पत्थर से भी क्या बनता है जी, संगमरमर बनता है, ठीक है, ध्यान में रहेगा। फिर एक कांग्लोमेरेट, तो कांग्लोमेरेट से क्या बनता है, क्वार्टजाइट बनता है। अब ये कायंत्रित है, यानी कि रूप परिवर्तन होके किससे क्या बना है। ऊपर वाले तीन है प्रमुख, याद रख लो। क्या क्या याद रखना है, देखिए क्या क्या याद रखना है। एक तो
ग्रेनाइट से क्या बन गया, नीस बन गया, ये याद रख लेना। फिर बेसाल्ट से क्या बन गया, एम्फीबोलाइट बन गया, प्रश्न आ सकता है। फिर गेब्रो से क्या बन गया, सर्पेटाइन बन गया, ये याद रखना है। फिर आगे संगमरमर, तो संगमरमर दो चीजों से बनता है, एक तो चुन्ना पत्थर से संगमरमर बन जाता है। चुन्ना पत्थर कैसी चट्टान है, चुन्ना पत्थर कैसी चट्टान है, अवसादी चट्टान है, ठीक है। तो अवसादी चट्टान से संगमरमर बन जाता है। अब ये कौन सी चट्टान है, आग्नेय है, डोलोमाइट, इससे भी क्या बन जाता है, संगमरमर। और संगमरमर जानो के ताजमहल बने वो क्या बने है, संगमरमर। और आप प्रश्न में लगा जो पत्थर है मकरानों को लेकर वो के है, संगमरमर है, समझ में आई बात। तो वो क्या बने, वो कायंत्रित चट्टानों के उदाहरण है। आगे कांग्लोमेरेट, क्वार्टजाइट, याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो कोई बात नहीं। आगे आओ दूसरा, अवसादी चट्टानों से क्या बन जाता है। तो अवसादी चट्टानों से क्या बनता है, इसके बारे में अपने बात कर रहे हैं। अवसादी चट्टानों से, तो अवसादी मतलब अवसादी चट्टानों ही हो, अवसादी किसी वह जबकि परत के रूप में आंधी जाके दूसरी जगह जम जाए, थे जाके गिर जाओ तो जम जाए, किए करके जम जाओ, ठीक है, निक्षेप जमन लाग रही है, ठीक है। तो बालू मिट्टी है, उड़ गया है, बालू मिट्टी है तो बाई जम जाए, तो बा भी की है, अवसादी चट्टान है। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए पहला कौन सा है, बालू पत्थर। अब बालू मिट्टी है वो कठोर हो जाती है तो क्या बन जाता है, बालू पत्थर। आके उदाहरण है, अवसादी चट्टान का उदाहरण है। फिर चुन्ना पत्थर, अब चुन्नो है, चुन्नो देखे दोड़ो सो, तो वो क्या उदाहरण है, अवसादी चट्टान है वो। फिर है सेल, अब सेल को, तो सेल आ को नहीं है, सेल तीन प्रकार की बातचीत को नहीं आ, सेल भी कोई ना कोई की है, एक चट्टान है, एक मतलब पार्ट है, ठीक है। अब सेल भी क्या है, अवसादी चट्टान का उदाहरण है। अब कोयला है, तो कोयला तो प्रमुख है, तो कोयला भी किसका उदाहरण है, तो अवसादी चट्टान का उदाहरण है। अब देखिए किससे क्या बनता है, बालू पत्थर से क्या बन जाता है, क्वार्टजाइट बन जाता है। पहले वाले में भी क्वार्टजाइट बना है, पहले वाले में क्वार्टजाइट बना है, किससे बना था, पहले वाले में क्वार्टजाइट बना है, ये देखिए भाई, क्वार्टजाइट नहीं बना क्या, ये देखिए कांग्लोमेरेट से क्या बन गया था, क्वार्टजाइट बन गया था। इसमें भी क्वार्टजाइट बना है, और वो किससे बना है, बालू पत्थर से, क्या बन गया है, क्वार्टजाइट। फिर चुन्ना पत्थर, ये महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आता है भाई, चुन्ना पत्थर का प्रश्न है आता है, यानी संगमरमर क्यों बना है वो प्रश्न है, या फिर प्रश्न ऐसे आ जाता है, संगमरमर उदाहरण है, किसका उदाहरण है संगमरमर है, तो कायंत्रित चट्टान का उदाहरण है, ठीक है। ये मिलेंगे आपको प्रश्न में, मिल जाएंगे कौन सा किसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, कहां पे आ गया, चुन्ना पत्थर, ये महत्वपूर्ण है, चुन्ना पत्थर है वो किसका उदाहरण है, संगमरमर का है, ठीक है। फिर है सेल, सेल से क्या बन जाती है, स्लेट बन जाती है। उसके बाद में कोयला है, अब कोयले से क्या बनता है, कोयले से उत्तम कोटि का कोयला बनता है, पहली बात तो है। अब उत्तम कोटि से कोयले से क्या बनता है, तो ग्रेफाइट बनता है। अब ग्रेफाइट किसको हुआ है, तो पेल्सिन को नहीं, कच्ची पेल्सिन, वह कच्ची पेल्सिन के अंदर क्या उमड़ी हुई है, ग्रेफाइट उमड़ी हुई, तो वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। अब उस ग्रेफाइट का रूप परिवर्तन होके क्या बनता है, हीरा बनता है। तो वो ऐसे आ सकता है, हीरा उदाहरण है, हीरा उदाहरण है, तो अत्यधिक रूपांतरण का, किसका है, अत्यधिक रूपांतरण का, यानी रूपांतरित चट्टान भी और ज्यादा क्या हो गई है, रूपांतरित हो गई। अब देखिए नीचे वाली, यानी नीचे वाली कौन सी चट्टान है, कांतित चट्टान है। अब कांतित चट्टान के कौन कौन से उदाहरण है, जैसे ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट किसका उदाहरण है, कांतित चट्टान का है। अब इसका भी रूप परिवर्तन हो गया, क्या बन गया, ओ हीरो बन गया, डायमंड बन गया, ठीक है। फिर है स्लेट, अब स्लेट किसका उदाहरण है, तो कांतित चट्टान का उदाहरण है, और इस स्लेट से क्या बन गया है, शिस्ट बन गई है। फिर है शिस्ट है, तो शिस्ट से क्या बन गया है, फाइलाइट बन गया है। ऊपर वाला याद रखना है, ग्रेफाइट से क्या बनता है, हीरा बनता है, किसका उदाहरण है, कांतित चट्टानों का। तो ये थी चट्टानें। चट्टानें कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, कैसे बनती है, तो एक के एक बाद दूसरे का क्या पाया जाता है, संबंध पाया जाता है, सबके बारे में आपको पढ़ाया है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।